हेलो बच्चों। तो आज हम लोग डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का लेक्चर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डी ब्रॉयस हाइपोथेसिस क्या होता है और उसके बाद देखेंगे कि डी ब्रॉयस वेवलेंथ कैसे निकालते हैं बहुत सारे पार्टिकल्स के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन्स हो, प्रोटॉन्स हो, न्यूट्रॉन्स हो, ड्यूट्रॉन्स हो, अल्फा पार्टिकल हो, सब के लिए पूरा डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। ये जो डी ब्रॉय है ना, साइंटिस्ट का नाम है बेटा, ठीक है। तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया जो कहलाया डी ब्रॉयस हाइपोथेसिस। जिस तरीके से उन्होंने एनालिसिस करके ये हाइपोथेसिस दुनिया के सामने रखा ना, वो रास्ते का एनालिसिस ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर एनालिसिस करके पढ़ोगे ना तो मजा ही आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है। चलो तो थोड़ा सा एनालिसिस करके पढ़ेंगे, फिर चलेंगे कॉन्सेप्ट्स, न्यूमेरिकल्स, पूरा डिटेल्ड स्टडी में, ठीक। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या है, मैं ना ये एक चीज दिखाना चाहता हूं, देखो कि एक्चुअली कैसे पढ़ने जा रहे हैं बेटा। ये देखो जरा, पढ़ेंगे ये डी ब्रॉयस हाइपोथेसिस क्या है, पूरा डिटेल स्टडी। लेकिन उसके पहले ना थोड़ा सा बैकग्राउंड कुछ देख रहे हैं कि भाई कैसे जो है ना उस हाइपोथेसिस पर वो पहुंचे, तो उसी के लिए एनालिसिस बता रहा हूं। हाँ देखना, तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चैप्टर का नाम है। तो भाई डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब क्या होता है, लाइट। तो वो हम लोगों ने पढ़ा है ना, वेव ऑप्टिक्स में पढ़े हैं, फिर ये इस चैप्टर के अंदर भी पढ़े। क्या क्या पढ़े, बोले कि ये जो रेडिएशन होता है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, और लाइट बोल दो। तो भाई लाइट का ना दो तरह का जो है ना नेचर होता है, यानी ये दो तरह से बिहेव करता है। कभी ये पार्टिकल नेचर जैसा बिहेव करता है, कभी यही लाइट जो है ना वेव नेचर जैसा बिहेव करता है। अच्छा, कैसे हमें पता चलता है, जब हम एक्सपेरिमेंट किए तब पता चलता है ना। जैसे इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट किए, डिफ्रैक्शन किए, पोलराइजेशन किए, जो हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़े थे। तो हमने देखा कि यार इस समय जो ना जो दो रेज ऑफ लाइट ऐसे आया और दोनों इंटरफेयर किया, उसके बाद फ्रिंजेस बनाता था। तो ये किस तरह का बिहेवियर था लाइट का, तो लाइट का हम लोग बोले वेव नेचर था। कैसा था, वेव। लाइट एक्ट्स एज ए क्या है, वेव। अच्छा, तो ये वेव है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही इस चैप्टर में पढ़ना चालू किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो यहां पर जब लाइट आता है तो कैसे आया, एक मेटल का सरफेस ऐसे है, सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स है, लाइट आता है और मारा धक्का, एक इलेक्ट्रॉन वहां से फेंकाता है। तो बोले कि भाई ये तो पत्थर से कुछ को मारे, दूसरा पत्थर वहां से फेंकाया, ये तो पार्टिकल नेचर जैसा लगता है। तो बोले कि यही लाइट जब टकराता है तो इसमें पार्टिकल नेचर जैसा फीलिंग आया। कैसे, बोले लाइट के अंदर छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, है ना, उसको हम लोग बोले फोटोन्स। और ऐसा लगता है कि एक फोटोन जो इसके पास एनर्जी है, मारा धक्का, ऐसे धड़ाक से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके फेंका गया। 1-to-1 कोलिजन, है ना, आया निकला फेंकाया, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये लाइट का कैसा नेचर हो गया, पार्टिकल नेचर। यानी कि बोले रेडिएशन, क्या बोलेंगे, रेडिएशन यानी कि लाइट। भैया पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है, और लाइट के अंदर छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं जिसको हम लोग बोल दिए फोटॉन्स। अच्छा, ये समझ में आया। यहीं से एनालिसिस करके आते हैं हमारे सामने एक साइंटिस्ट, और उनका नाम है डी ब्रॉय। देखो जरा एक बार देख लो, है ना, क्या है ये डी ब्रॉय। तो एक्चुअली नाम का स्पेलिंग देखोगे ना, तो अगर स्पेलिंग वाइज अगर पढ़ा जाए ना, तो नाम इनका है कैसे, डी ब्रोगली, BROGLIE। तो हम लोग जब क्लास 12th में थे ना, तो हमारे टीचर्स जो है ना यही बोल करके पढ़ाए, डी ब्रोगली ब्रोगली ब्रोगली। तो हैबिट बैठ गया भैया, डी ब्रोगली ब्रोगली ब्रोगली, और वो बोलने से स्पेलिंग भी सही लिखा जाता है। लेकिन इनका जो रियल नाम, जो प्रोनाउंसिएशन है ना, वो है डी ब्रॉय, ब्रॉय, BROY, ब्रॉय, ठीक है। तो प्रोनाउंस्ड एस डी ब्रॉय, डी ब्रॉय, डी ब्रॉय। तो कोई बात नहीं, चाहे डी ब्रोगली बोल दो बेटा, डी ब्रॉय बोल दे, लेकिन आप लोग हमेशा यही बोलना डी ब्रॉय, ठीक। हाँ, जो है रियल प्रोनाउंसिएशन वही बोलना, डी ब्रॉय। चलो मैं भी कोशिश करूंगा कि डी ब्रॉय बोलूं, हो गया। अच्छा, ये क्या करते हैं, ये ना इसी चीज का, रेडिएशन का ही कॉन्सेप्ट का एनालिसिस करके आते हैं मैटर के ऊपर। बोलते हैं कि भाई सिंस रेडिएशन दो नेचर जैसा बिहेव करता है, देखो एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर जैसा, तो बोलते क्या यही चीज मैटर के साथ लागू नहीं हो सकता है क्या। तो बोलते व्हाट इज मैटर, तो बोलते मैटर ऐसा चीज है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, यानी कि कोई भी चीज के पास मास हो और जगह ऑक्यूपाई करता हो तो भैया वो मैटर है। जैसे हम लोग क्या है भाई, देखो मास है तो मैटर हो गए। तो कोई भी अगर मास होगा तो भाई पता है कि पार्टिकल नेचर तो है ही, क्योंकि एक मास है, देख लो जरा, ऐसे हो गया मास, तो पार्टिकल नेचर तो ऑटोमेटिक है। क्या इस पार्टिकल के अंदर वेव नेचर आ सकता है क्या, और वेव नेचर आने का मतलब ये हो गया कि ऐसा,
यानी कि कोई पार्टिकल अगर हम उठा लें और वो इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट जैसा कुछ शो करेगा क्या? अगर इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट जैसा ये पार्टिकल भी अगर शो करने लगे तो समझो कि भैया वेव नेचर आ गया। किसके अंदर? पार्टिकल के अंदर। अब पार्टिकल कौन? जिसके पास मास हो। मेरे पास मास है, ठीक है, लाइट वेव है, लाइट चलता है स्पीड ऑफ लाइट से, यानी वेव इफेक्ट समझने के लिए बहुत ज़्यादा स्पीड से कोई चीज़ चले, जो फीलिंग अभी आता है, तो बोलते हैं अच्छा एक काम करो, हम मैटर हैं, मेरे पास मास है, एक काम करते हैं हम ही दौड़ जाते हैं रोड पर तो अगर मैं रोड पर दौड़ गया तो क्या मैं वेव जैसा बिहेव करूंगा क्या? यानी कि यहां पर क्या पढ़े थे इंटरफेरेंस में? दो लाइट वेव्स आता है, दोनों इंटरफेयर करता है, फ्रिंजेस ऑब्टेन होता है स्क्रीन पर। तो क्या दो आदमी दौड़ जाए दोनों टकराए क्या इंटरफेरेंस हो कर करके वहां पर फ्रिंजेस ऑब्टेन होगा स्क्रीन पर? क्या है? तो अगर ऐसा हुआ बाई चांस तो हम बोलेंगे हाँ भाई देखो है ना, पार्टिकल भी क्या है, वेव नेचर शो कर रहा है इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट जैसा। बेटा पता ये मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियसली बता रहा हूं कि आज के प्रेजेंट टाइम में ना हमारे पास ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स अवेलेबल है कि जैसे पार्टिकल बोलूं ना तो चलो हम लोग को हटा दो, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं उदाहरण। इलेक्ट्रॉन क्या है? उसके पास मास है, पार्टिकल है। पता है दो इलेक्ट्रॉन्स बहुत हाई स्पीड से ऐसे जाता है ना, इंटरफेयर करता है एक दूसरे से ना, पता है इंटरफेरेंस फ्रिंजेस स्क्रीन पर ऑब्टेन होते हैं। आज एक्सपेरिमेंट्स अवेलेबल है और वहीं से देखो क्या है, एक तरह से बता रहा हूं कि जो प्रैक्टिकली अभी पाया जा रहा है एक्सपेरिमेंटल आधार पर, तो यानी क्या हुआ, पार्टिकल बहुत हाई स्पीड से गया भैया, इंटरफेयर किया, फ्रिंजेस ऑब्टेन होते स्क्रीन पर, यानी पार्टिकल वेव नेचर शो करता है। और कब शो करता है? जब पार्टिकल हाई स्पीड से चले तो, यानी कोई मास उठा लो और अगर वो हाई स्पीड से अगर चलने लगा ना तो ये वेव नेचर शो करने लगता है, एकदम इंटरफेरेंस जैसा शो करता है। जैसे एग्जांपल हो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसी को समझने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, तीन साइंटिस्ट का जरा मैं एग्जांपल लेते हैं, देखें कि कैसे कैसे कॉन्सेप्ट जो है ना एनहेंस होते गया और दुनिया के सामने एक रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट आया। देखो मैक्स प्लैंक 1900 में क्या किए, एक थ्योरी दिए जो कहलाया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, है ना। अच्छा, तो इस थ्योरी के लिए उन्हें मिला नोबेल प्राइज 1918 में। अच्छा, ठीक 1900 के बाद 5 साल के बाद आइंस्टीन आते हैं और एक थ्योरी देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें ये क्वांटम थ्योरी जो है ना उस कॉन्सेप्ट का यूज रहता है बेटा, जो कि पता है कि फोटॉन्स के बारे में इन्होंने कहा है ना, तो उस कॉन्सेप्ट का यूज भी रहता है इसके अंदर। दुनिया के सामने एक थ्योरी आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 1905 में और हेंस 1921 में उन्हें मिलता है नोबेल प्राइज। अब देखो क्या है, जो रेडिएशन मान लो ये है, रेडिएशन का कोई फ्रीक्वेंसी है न्यू, रेडिएशन का है ना लेट वेवलेंथ कितना है लैम्डा, तो पता है कि एक रेडिएशन के अंदर होता है फोटॉन्स, तो हर फोटोन का एनर्जी कितना होता है वही प्लैंक ने कहा। क्या कहा भाई, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन होगा एच न्यू, अगर रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी है मान लो न्यू, वेवलेंथ है लैम्डा, तो भैया हर फोटोन का जो एनर्जी होगा वो कितना होगा, एच न्यू, जो कि एच सी बटे लैम्डा भी होगा, है ना। समझ में आ रहा है? यानी ये एक्सप्रेशन हमारे सामने आया आइंस्टीन सर के द्वारा, जो सबसे क्रांतिकारी जो एक्सप्रेशन सामने आया ना, वो एनर्जी और मास के बीच में रिलेशन आया, यानी E इक्वल टू कितना आया, mc²। गौर करके देखो, ये भी किसके लिए, फोटोन्स के लिए, हालांकि लागू सबके लिए है, लेकिन रेडिएशन की बात करें है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें भैया फोटोन्स, ये भी क्या है, फोटोन्स। किसके लिए, फोटोन्स। अब देखो गौर करके, ये भी फोटोन्स, ये भी फोटोन्स, यानी रेडिएशन के बारे में। अच्छा, डी ब्रॉय सर क्या बोले देखो 1918 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला, 1921 में नोबेल प्राइज मिला। इट मींस कि ये जो भी एक्सप्रेशन आया है रेडिएशन को लेकर भैया ये सब वैलिडेटेड है ना, ऑलरेडी हेंस प्रूव्ड है इक्वेशन। इसका मतलब रेडिएशन के लिए अगर दोनों सही है तो क्या यही चीज मैटर के साथ लागू हो सकता है क्या? सोचना चालू किए, पॉसिबिलिटी ढूंढना चालू किए, तो बोले कि देखो ये भी एनर्जी का एक्सप्रेशन है, ये भी एनर्जी का ही एक्सप्रेशन है, दोनों नोबेल प्राइज वेरीफाइड, थ्योरम प्रूव्ड है। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है मैटर के साथ? भाई मैटर के साथ दिमाग लगाए बेटा, बोले ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, LHS सेम है, क्या RHS सेम करके कुछ क्रांतिकारी कदम हो सकता है क्या? कसम से बता रहा हूं, अभी करके आप लोग को दिखाता हूं, RHS सेम कर दिए। क्यों? क्योंकि LHS सेम है, एनर्जी, RHS सेम किए, एक नया कॉन्सेप्ट आया और वो मैटर के साथ लगा करके बता दिए। अभी देखो बताता हूं, तो देखो कैसे 1921 तक हो गया नोबेल प्राइज। 1924 में डी ब्रॉय सर क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस देते हैं। हाइपोथेसिस क्या हुआ, यानी जब PhD करे ना, PhD में एक थेसिस जमा करना होता है, तो बस अपने थेसिस में जो एक बोल्ड स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि भैया मैटर भी वेव्स जैसा बिहेव करेगा जब कोई मैटर जो है मोशन में रहेगा, यानी कि कुछ स्पीड से चलेगा। तो
तो इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं किया, बस अपना थेसिस में सबमिट किया 1924 में। 3 साल के बाद 1927 में क्या हुआ, इन्हीं के स्टूडेंट थे डेविसन एंड जर्मर, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये वेरीफाई कर दिया कि सर आपने जो थ्योरी दिया था ना वो एक्सपेरिमेंटल भी क्या है, वेरीफाइड है 1927 में। और ठीक 2 साल के बाद 1929 में इन्हें मिलता है बेटा क्या, नोबेल प्राइज। तो ये है हमारा कहानी, इसको नोट डाउन जरूर कर लेना, बड़ा काम का चीज है। ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, ये भी फोटोन के बारे में, ये भी फोटोन के बारे में है, ठीक। तो इससे क्या हो जाएगा, तो रेडिएशन का एनालिसिस देखो, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन का, बोले कि फोटोन के बारे में हम कंसीडर करें, ठीक है। देखना, कंसीडर फोटोन कैसे, एज एन ईएम वेव। फोटोन को हम कैसे कंसीडर कर रहे हैं, एज एन ईएम वेव्स, यानी लाइट का वेव नेचर की बात कर रहे हैं। तो बोले अगर कोई ईएम वेव्स है, मान लो क्या है, ईएम वेव्स, जिसका फ्रीक्वेंसी कितना है न्यू, या वेवलेंथ कितना मान लो लैम्डा, तो बोलते हैं कि इट्स एनर्जी फ्रॉम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कैसे दिया जाता है। तो बोले भाई रेडिएशन का अगर फ्रीक्वेंसी न्यू है तो उसके अंदर जो फोटोन्स वगैरह होगा, है ना, उसका एनर्जी क्या होगा, तो ये एच न्यू जो कि एच सी बटे लैम्डा होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो भाई सोचो ये जो है बेटा, ये रेडिएशन या लाइट का कैसा नेचर है, वेव नेचर। कैसा हो गया, वेव नेचर। क्योंकि कहीं भी अगर लैम्डा आ गया ना, लैम्डा वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, तो वो किसके साथ एसोसिएटेड होगा, वेव्स के साथ एसोसिएटेड होगा। तो ये वेव नेचर आया। अच्छा, अब बोलते हैं क्या, कंसीडरिंग फोटोन एज ए क्या, पार्टिकल ऑफ मास m अगर कंसीडर कर लिया जाए तो एनर्जी एसोसिएटेड विथ इट इज गिवन बाय कैसे, तो बोले तो आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप। तो बोले E इक्वल टू क्या होता है, mc², इक्वेशन नंबर 2। यानी कि अगर कोई ऐसे फोटोन मान लिए, मान लो क्या मान लिए, फोटोन, और वो चलता कितना से, स्पीड ऑफ लाइट से, तो भैया पूरा मोशन में चलेगा बहुत खतरनाक स्पीड से, तो उसके पास एनर्जी आ जाएगा जो कि है E इक्वल टू mc²। ड्यूअल नेचर का पहला जो लेक्चर था ना, लेक्चर नंबर 1, उसमें जो E इक्वल टू mc² का बेटा मैंने एनालिसिस बताया कि E इक्वल टू mc² का रियल मीनिंग क्या होता है, 3 एनालिसिस। हाँ, उस एनालिसिस की खूबसूरती है कि पता चलता है कि भैया व्हाट इज m, है ना, ये मूविंग मास ऑफ फोटोन होता है, क्योंकि मास रेस्ट में कभी रहता नहीं है। ये फोटोन हमेशा क्या, चलते ही रहता है, कितना स्पीड से, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से। तो ये मास m, ये रेस्ट मास नहीं है कि फोटोन का मास m है, नहीं भैया, वो चलते हुए वाला मास है कि चलते ही रहेगा कितना स्पीड से, तो उसके साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होगा। तो ये कैसा हो गया नेचर, ये हुआ पार्टिकल नेचर। तो बोलेंगे ये लाइट का हम बात कर रहे हैं, कैसा, पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर। तो एक्सप्रेशन हमें समझ में आ रहा है कि क्या है, सिंस दिस इज ऑल्सो एनर्जी, दिस इज ऑल्सो एनर्जी, फोटोन के ही बारे में बात करें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 क्या हो जाएगा, ई सेम है, तो बोल देंगे देखो एच सी बटे लैम्डा जो होगा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, mc²। एक सी कैंसल आउट हो गया, यानी कि लिख लो इतना, फिर उसके आगे अगला एक्सप्रेशन लिखता हूं, एच सी बटे लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, mc², सी जो कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, यहां देखो h बटे लैम्डा इक्वल टू इधर बचेगा m इंटू सी। देखो m इंटू सी क्या हो गया, मास, आई इंटू क्या है, वेलोसिटी, यानी कहीं ना कहीं फोटोन का क्या है भाई, मोमेंटम है। क्या ये मोमेंटम है, हेंस लैम्डा उधर लेकर के चले जाओ बेटा, लैम्डा इधर, तो ये आ जाएगा h बटे m इंटू क्या हो जाएगा, c, विच विल बी नोन एज h बटे क्या, p, वेयर p क्या है, तो p है मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ क्या है, फोटोन, जिसको कि रिप्लेस किया हुआ क्या चीज है, m इंटू सी से, है ना, मास इंटू वेलोसिटी बिकम्स क्या, मोमेंटम। अब यही जो एक्सप्रेशन आया, ये एक्सप्रेशन बहुत खतरनाक एक्सप्रेशन है, फोटोन्स के लिए हमें समझ में आ रहा है कि कैसे ये वाला आया। इसके अंदर ये p क्या है भाई, तो बोले ये जो मोमेंटम होता है ना, मोमेंटम, ये पार्टिकल नेचर शो करता है। कैसे, इसके अंदर है मास, आई इंटू उसके पास कुछ है वेलोसिटी, है ना, तो मोमेंटम कैसा हो गया, पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ये पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक, और पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक। और ये जो वेवलेंथ आया ये कैसा है, बोले भैया ये हमेशा वेव्स के साथ एसोसिएटेड होता है, यानी ये जो टर्म है वो है वेव कैरेक्टरिस्टिक। यानी एक ऐसा रिलेशन हमारे सामने आ गया, लैम्डा इक्वल टू h बटे पी, जैसे क्या लगता है कि कोई एक मास हो और वो भी वेलोसिटी से चले, बहुत खतरनाक स्पीड से चले, तो भैया वही पार्टिकल के पास क्या होगा ना, वेव्स इफेक्ट आ जाएगा, और उसका वेवलेंथ विल बी गिवन एज लैम्डा इक्वल टू क्या, h बटे पी, जहां h है प्लैंक्स कांस्टेंट।
समझ में आ रहा है बेटा, है ना। ये किसके लिए लागू था? फोटॉन्स के लिए। बस यही उन्होंने कहा कि सिंस फोटोन भी एक क्या है, पार्टिकल ही तो है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, बहुत अच्छी बात है। बाकी दुनिया में जो पार्टिकल है, जैसे हम लोग हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कैमरा, पंखा, घड़ी, जो भी ले लो, ये सब स्पीड ऑफ लाइट से तो नहीं चल सकता है ना, लेकिन दौड़ तो सकता है कुछ ज्यादा स्पीड से उसको चला तो सकते हैं, किसी को पंखा को उतार कर कैसे फेंक तो सकते हैं, वेलोसिटी गेन कर लिया। तो बस इसका मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टिकल उठाए मास, उसको वेलोसिटी दे दे, मोमेंटम आ जाएगा क्या, उसके पास वेव नेचर आ जाएगा क्या? और लगता है अगर आप बाई चांस आ गया तो उसका वेवलेंथ होगा h/p ठीक है, यही सेम एक्सप्रेशन से उन्होंने क्या किया, कंक्लूजन लगाया बेटा। खतरनाक जबरदस्त कॉन्सेप्ट, और वो कहला गया डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। क्या कहलाया? डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, प्रोनाउंस्ड एज, इनका नाम जो है डी ब्रॉय, तो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो क्या कहिए, तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय हाइपोथेसिस क्या है भाई, एवरी मटेरियल पार्टिकल जिसके पास मास होगा इन मोशन शुड डिस्प्ले वेव लाइक प्रॉपर्टीज, उसको डिस्प्ले करना ही करना चाहिए। तो देखो, कोई भी मास है m, अगर वो मोशन में हो यानी v वेलोसिटी से चले, तो इसके पास वेव कैरेक्टरिस्टिक या वेव प्रॉपर्टीज या वेव नेचर आना ही चाहिए, ठीक है। तो यहां तक कंक्लूजन करने के लिए ना वो दो चीज को कंसीडर किए। क्या चीज को कंसीडर किए वो भी जान लो, है ना, बुक्स में जनरली लिखा रहता है, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ोगे तो उसके अंदर, कि बोले कि दुनिया में यानी कि फिजिकल यूनिवर्स में जितने भी चीज पाए जाते हैं ना, उसके अंदर दो फिजिकल क्वांटिटी है जो पूरे दुनिया को गवर्न कर रहा है। दो ही फिजिकल क्वांटिटी है, एक है मास और एक है एनर्जी। कैसे? बोले कि भाई देखो, रूम के अंदर देखो या पूरा दुनिया में देखो, कुछ भी चीज देखोगे तो उसके पास मास तो जरूर है। मेरे पास कैमरा के पास, ट्राइपॉड के पास, पंखा के पास, सब चीज के पास क्या है, मास है। और दो चीज होता है, या तो पूरा जितना मास दिख रहा है ना पूरा दुनिया में, वो रेस्ट में है या कुछ चल रहा है, ठीक है। रेस्ट में है तो अपने पोजीशन की वजह से कहीं ना कहीं उसके पास एक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है, ग्रेविटेशन में हम पढ़े हैं, अच्छा। और अगर मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी, यानी पता चलता है वो सिर्फ मास और एनर्जी ही दो पैरामीटर है जो पूरे दुनिया को गवर्न कर रहा है। और उस मास और एनर्जी के बीच में जो रिलेशनशिप क्या होता है ना, वो आइंस्टीन सर ने दे दिया, मास एनर्जी रिलेशनशिप। तो देखो, पहला चीज क्या बोले, मास एंड एनर्जी आर टू फिजिकल क्वांटिटीज विच गवर्न्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये, ठीक है, विच गवर्न्स ऑल फिजिकल यूनिवर्स जो है पूरा दुनिया को वो क्या करता है, गवर्न करता है ये। और दूसरा चीज उन्होंने क्या कहा, दूसरा चीज उन्होंने कहा कि नेचर लव्स सिमेट्री, कि भाई जो प्रकृति है ना, नेचर, उनको सिमेट्री से बहुत प्यार होता है। कैसे? तो ये सब तो खोज 1900 के आसपास हो रहा था ना, उसके पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म सब खोज हो चुका है। देख लो गौर करके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला और मैग्नेटिज्म का फॉर्मूला क्या है, एकदम एक जैसा है। चाहे कूलम्स लॉ पढ़ो, चाहे बायोट-सावर्ट्स लॉ पढ़ो, पता है, पूरा पढ़ चुके हैं, सब सिमेट्री है एकदम। तो बोले नेचर लव सिमेट्री भाई, कहीं न कहीं दिमाग के बैकग्राउंड में तो चलता है तो यहां पर भी सिंस रेडिएशन के पास डुअल नेचर है, तो कहीं ना कहीं सिमेट्री के आधार पर मैटर के पास भी डुअल नेचर होना चाहिए। ये दोनों चीज को बैकग्राउंड में दिमाग में कंसीडर किए और दुनिया के सामने हाइपोथेसिस दे दिए, ठीक है। तो इसके लिए आइंस्टीन मास एनर्जी जो, मतलब एनर्जी मास जो रिलेशन है ना, इक्वल टू mc², उनका ये यूज किए, हो गया। अब बोले कि सिंस वेव कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा, तो द वेव्स एसोसिएटेड विथ जो मटेरियल पार्टिकल्स होगा इन मोशन आर कॉल्ड क्या, मैटर वेव्स कहला गया। क्या कहला गया? मैटर वेव्स, मैटर के साथ जो एसोसिएटेड है वेव्स, या फिर कहलाए डी ब्रॉय वेव्स उनके नाम पर। एंड देयर लेंथ इज कॉल्ड क्या, डी ब्रॉय वेव लेंथ। जो वेव होगा उसका लेंथ, वेव का लेंथ क्या होता है, तो बोले कि कोई भी वेव अगर होता है तो हमें पता है कि देखो ये कहलाता है क्या, लेंथ ऑफ वन वेव। ये कितना है, वन वेव का लेंथ, एक वेव का लेंथ है, हेंस इसका नाम पड़ता है क्या, वेवलेंथ क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। एक वेव का लेंथ है ये। फिर से एक साइकिल बनाओगे तो दो वेव्स हो जाएगा। एटम्स में इसका बड़ा जबरदस्त एप्लीकेशन करेंगे, देखना मजा आएगा, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। ये हो गया।
अब यहां पर देखते बेटा जो ये एक्सप्रेशन आया, अच्छा सॉरी एक्सप्रेशन है यहाँ, ये जो डी ब्रॉय वेवलेंथ है ना, तो डी ब्रॉय वेवलेंथ का देखो फॉर्मूला क्या वो दिए, बोले कि वही कोई मास होगा भी वेलोसिटी से चलेगा, तो सेम फोटोन वाला जो एक्सप्रेशन था, बोले ये जो डी ब्रॉय वेवलेंथ होगा दिस विल बी गिवन एज क्या, h/m इंटू वी, जैसे m इंटू सी था, और ये मास इंटू वेलोसिटी कहला जाएगा मोमेंटम, तो ये हो जाएगा क्या h/p, यही कहला गया क्या डी ब्रॉयस वेवलेंथ, डी ब्रॉयस वेवलेंथ। तो देख लो समझ में आ ही रहा है, ये कैसा हो गया भैया, है तो मोमेंटम, तो इसको बोलेंगे मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, यानी कोई पार्टिकल के पास अगर मोमेंटम हुआ तो वेव नेचर उसके पास आएगा, विल बी गिवन बाय लैम्डा इक्वल टू h/m इंटू वी विच इज नोन एज मोमेंटम नीचे, ठीक है। और h जो है वो हम जानते हैं क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, तो ये h का जो वैल्यू होगा, पहले बोलते क्या है h को, प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसका जो वैल्यू होता है हम लोग जानते हैं कितना होता है, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, तो न्यूमेरिकल में यूज करेंगे 6.6 ही लेकर करके काम चला लेंगे, है ना, ठीक है। अब देखो क्या है, इसी एक्सप्रेशन से हमें पता क्या चलता है, तो नोट पॉइंट में दो चीज देखते हैं कि सिंस जो डी ब्रॉय वेवलेंथ है h/m इंटू वी हो जाता है ना, h/m इंटू वी, यहाँ से पता चलता है क्या भाई कि ये वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास m है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वेलोसिटी। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है ना, उस पर जरा फोकस करते हैं, बड़ा अच्छा पॉइंट निकल कर आएगा बेटा। पता चल गया कि कोई भी मास m होगा ना, v वेलोसिटी से चलेगा तो वेव नेचर आएगा। वेलोसिटी जितना ज़्यादा करते जाओगे, देखो वेलोसिटी जितना ज़्यादा करते जाओगे, बहुत हाई स्पीड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ये वेवलेंथ क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा कम होते जाएगा। और अगर वेवलेंथ को वेलोसिटी को कम करते गए तो ये वेवलेंथ क्या होते जाएगा, ज़्यादा होते जाएगा। एक्सप्रेशन तो समझ में आता है। एक काम करो, ये कम करते 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 ना इतना कम कर दो ना कि वेलोसिटी जीरो ही कर दो भैया, पूरे कम कर देते हैं, एकदम जीरो ही कर देते हैं, तो पार्टिकल क्या ची पर हो जाएगा, रेस्ट पर। अगर रेस्ट पर होगा तो बताओ वेवलेंथ कितना होगा, बोले भैया 1/0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी वेवलेंथ बिकम्स इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि एक ऐसा वेव हो हमारे पास, उसका वेव का लेंथ कितना है, इनफाइनाइट है, तो मीनिंगलेस हो गया, इसका कोई मतलब नहीं हुआ, इसको हम मेजर भी नहीं कर सकेंगे। भैया इनफाइनाइट वेवलेंथ को कैसे मेजर करोगे, है ना, कैसे मेजर करेंगे, कैनॉट बी मेजर्ड, कैनॉट बी मेजर्ड, इसीलिए इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं हुआ। इट मीन्स कि अगर कोई पार्टिकल मान लो कि v = 0 का मतलब क्या हो गया, रेस्ट में हो गया, सो इट विल नॉट बिहेव एज ए वेव। कोई पार्टिकल रेस्ट में हो भैया, वो वेव नेचर उसमें नहीं आएगा, है ना, क्यों, क्योंकि जो वेवलेंथ है वो इन्फिनिटी आ रहा है, मीनिंगलेस हो गया, कैनॉट बी मेजर्ड, ठीक है। तो रेस्ट वाला पार्टिकल नो वेव नेचर, नो वेव नेचर। इस ये मतलब ना चीज प्रूफ भी कर दिया कि वेव नेचर तभी आएगा व्हेन पार्टिकल विल बी इन मोशन, वेव नेचर तभी आएगा व्हेन पार्टिकल विल बी इन मोशन। तो ये लाइन जो है ना रेड से लिख लेते हैं, दैट इज वेव नेचर, ऐसे लिख दो, दैट इज ए पार्टिकल विल शो, दैट इज ए पार्टिकल विल शो वेव नेचर, विल शो क्या, वेव नेचर ओनली, wave nature only when it is in motion, only when it is in motion, it is in motion, बस रेस्ट में तो नहीं शो करेगा। ये एक चीज तो ये कंफर्म हुआ। दूसरा क्या है, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से पता चलता है कि देखो अगर मास होगा ज्यादा, भाई हम ही लोग का ले लो, है ना, 60 kg 70 kg हम लोग का वजन होता है भाई, बहुत ज्यादा मास ले लो तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, और अगर मास को बहुत कम ले लिए तो वेवलेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, ये 1 ले लेते हैं, ये 2। तो क्या करते हैं, एग्जाम्पल जरा देखते हैं। 1 के लिए मास को हम बहुत ज़्यादा लेते हैं तो हम लोग अपने आप को कंसीडर कर लेते हैं, यानी क्या है, देखो मास ज़्यादा तो वेवलेंथ कम का मीनिंग क्या, लेट एग्जाम्पल, लेट हम ही लोग कंसीडर कर लिए और हम ही दौड़ जाएंगे कुछ वेलोसिटी से रोड पर, तो मेरे साथ वेवलेंथ एसोसिएटेड होगा तो उसका वेवलेंथ क्या आएगा, ठीक है। तो मेरा मास कितना है बेटा, मान लो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करने के लिए लेट ले लेता हूँ, 66 kg है मेरा, और मैं जा कितना से रहा हूँ, 100 मीटर पर सेकेंड से रोड पर दौड़ गया, तो क्या मैं वेव हूँ,
क्या आज के बाद आप अनिल सर नहीं बोलोगे, मेरे को बोलोगे अनिल वेव? अनिल वेव है भाई, क्यों? अनिल सर दौड़ रहे हैं रोड पर, ठीक है। तो देखो जरा कि वेवलेंथ क्या इसके साथ एसोसिएटेड आएगा, तो h/m इंटू वी होता है, h होता है कितना 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई मास कितना है मेरा 66 kg, और मैं दौड़ रहा हूँ रोड पर 100 मीटर पर सेकेंड से। तो ये डेसिमल गया तो इधर आ गया 10, 66 चला जाएगा, क्या आएगा? तो 10⁻34 ऊपर है, नीचे है कितना 10⁻3, ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻34 -3, यानी 10⁻ कितना -37 ये मीटर आएगा। ऐसा यूनिट में हमने सब वैल्यूज रखा है। तो यानी ये वेवलेंथ, डी ब्रॉयस वेवलेंथ आ कितना रहा है भाई 10⁻37 मीटर। भाई 10⁻37 का मतलब समझ में आता है बेटा? 37 जरा जीरो लगाओ तो 0.00000 जरा बोलो तो 37 जीरो, क्या उसका मतलब होगा? कुछ नहीं। तो बोले कि ठीक है मेरा मास 66 kg है, मैं एक मैटर हूं, मैं दौड़ रहा हूं रोड पर, मेरे साथ वेव्स एसोसिएटेड होंगे अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय सर, लेकिन मेरा जो वेवलेंथ होगा ना वो इतना कम आएगा ना कि भैया इसको मेजर ही नहीं किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड एंड मेजर्ड, बहुत कम आया, इट इज वेरी लेस। देखो क्या लिख रहा हूं, इट इज वेरी लेस एंड हेंस कैनॉट बी मेजर्ड एंड डिटेक्टेड, कैनॉट बी मेजर्ड एंड डिटेक्टेड। इसीलिए बोलते हैं क्या कि अगर मास ज्यादा रखोगे तो वेवलेंथ आएगा जरूर, लेकिन कम आएगा, मेजर नहीं होगा, इसलिए सिग्निफिकेंट नहीं होता है। लेकिन अगर मैं मास अपने आप को हटा दूं और बहुत छोटा मास ले लूं कम, तो पता है वेवलेंथ बढ़ेगा, कहीं वो मेजरेबल हो गया तो बोलेंगे भैया देखो पार्टिकल वेव नेचर जैसा बिहेव कर रहा है। तो छोटा पार्टिकल लो, एकदम छोटा मास करो, चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास, तो बोलता है इलेक्ट्रॉन का मास ले लेते हैं, उसको दौड़ा देते हैं, कितना एकदम सेम स्पीड से, कितना 100 मीटर पर सेकंड से। बोलेंगे ए इलेक्ट्रॉन क्या तुम साथ दोगे मेरा? क्या डी ब्रॉय सर हाइपोथेसिस दे रहे हैं, नोबेल प्राइज मिलने वाला है भाई, साथ दे दो। तो इलेक्ट्रॉन बोलता है कि आइए सर, आइए आपको साथ चाहिए, मैं दे ही देता हूं भाई। तो लेते हैं एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन, क्या ले लेते हैं? इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन साथ देता है कि नहीं नोबेल प्राइज जीतने में, ठीक है। तो ले लिए भाई एक इलेक्ट्रॉन, पता है, अब इसको दौड़ा दिए कितना से 100 मीटर पर सेकेंड से ही। बोले अनिल सर तो नोबेल प्राइज नहीं दिलवा पा रहे हैं भाई। वेवलेंथ इनको दौड़ा के मेरे को दौड़ा के चेक किया तो वेवलेंथ कम आया। इलेक्ट्रॉन साथ देगा कि नहीं? भाई मैं साथ तो दे देता, लेकिन अब मैं क्या करूं, मेरा 66 kg वजन है, मेरा इसमें क्या दोष है? इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो मतलब लैम्डा इक्वल टू h/m इंटू वी, h हो गया 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1, तो 9 चलो ठीक है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू कितना 100 से दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो करते क्या है, देखो यहाँ पर लिखता हूँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना 9.1 इंटू 10⁻31 kg है, इसको नियरली इक्वल टू 9.1 को क्या लिख देते हैं बेटा? 9 लिख देते हैं, है ना, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए। तो इतना लिख देता हूँ, यानी कि 9.1 को हटा करके क्या मैं लिख दूँ 9, सिंपली 9 लिख दिया। तो यहाँ से देखो एक डेसिमल गया तो नीचे आ जाएगा कितना 10, तो 66/9 कितना हो जाएगा? तो बोले 9 सत्ती 63, फिर बचेगा 30, तो 9 तिया 27, ठीक, यानी कि 7.3 इंटू 10 टू द पावर भैया -34, ये -31 ऊपर जाएगा +31 हो जाएगा, और नीचे देखो कितना है 10 के पावर 3 ऊपर जाएगा तो -3, तो यानी कि 7.3 इंटू 10 टू द पावर कितना आ रहा है -34, और -3 कितना हो जाएगा -37, और प्लस कितना है 1, देखो 31 है ना, तो ये आ जाएगा -6, कितना आ जाएगा -6, ठीक है, 34 से 37 में से एक गया। अच्छा ये देख लो कि क्या है भाई 7.3 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर आया है। तो ये जो वेवलेंथ होता है ना इट कैन बी मेजर्ड भाई, 37 जीरो नीचे हो 0.000 है ना, और यहाँ पर कितना मात्र 6, यानी कि ये जो है ना कैन बी मेजर्ड, कैन बी मेजर्ड, कम से कम डिटेक्टेबल तो है। हाँ उतना आसानी से नहीं होगा, उसके लिए क्या बोलते हैं कि स्पीड, जैसे मैंने तो 100 एग्जांपल लिया, स्पीड को थोड़ा सा हाई करो 10⁻5 10⁻6 से, बहुत हाई से, ताकि जो है ना ये वेवलेंथ क्या आ जाए थोड़ा और ज्यादा है, 10⁻³ ऑर्डर का चले आए तो थोड़ा सा इजिली मेजर्ड हो जाएगा।
अभी मैं लिख रहा हूं कि कैन बी मेजर्ड, वहां लिखा जाए कैन बी इजिली मेजर्ड, हेंस बोला कि बहुत छोटा पार्टिकल है अगर तो वेव नेचर देखो दिख रहा है, कैन बी मेजर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम लोग देखे हैं कि 10⁻³ ऑर्डर तक का जो है हम लोग आराम से मेजर कर सकते हैं। मैंने लिख दिया बेटा, तो थोड़ा सा कंसीडर करना कि हाँ भैया इसके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा वेवलेंथ आया तो कैन बी मेजर्ड, हेंस ये प्रूफ हो जाता है कि कोई पार्टिकल जो है स्पीड से अगर बहुत हाई स्पीड से चलेगा और एकदम छोटा पार्टिकल होगा तो वेवलेंथ आ जाएगा, है ना, दैट विल यूज डी ब्रॉय वेवलेंथ। अब आते हैं जरा फॉर्मूला पर कि फॉर्मूला ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ क्या होगा, बहुत सारे वेरिएशन है। पहला इन टर्म्स ऑफ स्पीड v कैसे होगा, तो बोले लैम्डा इक्वल टू होता है h/m इंटू v, हो गया खत्म। वेलोसिटी में बोले या स्पीड में बोले तो मास इंटू वेलोसिटी। इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम बोले तो बोले ये जो m इंटू v है वही क्या कहलाएगा, मोमेंटम, इसलिए वेवलेंथ हो जाएगा कितना, h/p बोल दो, चलेगा। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखा जाए, तो देखो काइनेटिक एनर्जी कोई भी पार्टिकल अगर है, मास है m, v वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, तो हम लोग जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, वेलोसिटी को ऐसे लिखना बेटा, जब पोटेंशियल बोलूंगा तो ऐसे लिखना, पोटेंशियल कैपिटल V से, बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ही एक्सप्रेशन में ये भी आ जाएगा ये भी आ जाएगा, तो दोनों को ऐसे ऐसे करके लिखोगे कैसे पता चलेगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऐसा, इसी में हम लोग क्या है, एक m ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो मान लो एक m ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए तो एक m नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे m मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा काम हो जाएगा। m ऊपर बन जाएगा m² v² डिवाइडेड बाई 2m, ऊपर पूरे लिख सकते हैं mv का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, देख लो, है ना, mv बन जाएगा मोमेंटम, यानी कि p² बटे क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा, जो ऑलरेडी हम लोग वर्क एनर्जी पावर में पढ़े हैं कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन क्या होता है, p² बटे 2m, क्योंकि p आ चुका है, हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो बोले कि भाई काइनेटिक एनर्जी जो हो गया वो हो गया p² बटे 2m, तो जहां p है वहां की जगह पे क्या लिखोगे, तो रूट अंडर हो जाएगा देखो 2m कितना काइनेटिक एनर्जी, तो जहां मोमेंटम दिखाई दे रहा है उसके जगह पर हम √2m के ई लिख सकते हैं। हेंस मेरे लिए डी ब्रॉय वेवलेंथ का एक और फॉर्मूला चला आएगा, लैम्डा इक्वल टू h/√2m काइनेटिक एनर्जी, 2m काइनेटिक एनर्जी, एक एक करके फॉर्मूला ऐड ऑन होते जाएगा। ऊपर वाला इन टर्म्स ऑफ स्पीड था, मोमेंटम था, फिर काइनेटिक एनर्जी निकल गया तीसरा तक। अब चलते हैं फोर्थ में। फोर्थ में क्या है देखो जरा, इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो क्या है ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, तो बोलते हैं कि मान लो कहीं पर ना क्या करते हैं, पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं, और पोटेंशियल अप्लाई करने का मतलब फिजिक्स में होता क्या है, ये जगह है, हम यहाँ पोटेंशियल अप्लाई कर दिए, अच्छा ठीक है, तो क्या हो गया अप्लाई कर दिए तो पता तो चला चाहिए, पोटेंशियल अप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा, बोले भाई देखो पोटेंशियल अप्लाई करने का मतलब है कि सबसे पहले एक बैटरी लगाओ, ये होगा पॉजिटिव टर्मिनल, ये होगा नेगेटिव टर्मिनल, जिस प्लेट से कनेक्टेड है ये प्लेट पूरा प्लस 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 हो जाएगा और ये वाला पूरा माइनस 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 हो जाएगा, यही होता है पोटेंशियल अप्लाई करने का मतलब। अब अप्लाई कर दिए तब हमें पता चलता है कि अगर कोई चार्ज को इस रीजन में ले जा करके रख दोगे ना तो यही पोटेंशियल क्या करेगा, देखो प्लस प्लस मारेगा, इस पर धक्का धक्का मारेगा, ये फेंका जाएगा यानी कोई वेलोसिटी गेन करेगा, कोई वेलोसिटी गेन करेगा, ये वेलोसिटी हमें एनर्जी के रूप में कैसे दिखेगा, काइनेटिक एनर्जी के रूप में दिखाई देगा। यानी कि हम जब देखो ध्यान से पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल बढ़ाते जाओ, ठीक है, तो एक चार्ज का क्या होगा, v वेलोसिटी ये बढ़ेगा, v वेलोसिटी बढ़ने का मतलब कि उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, यानी कहीं ना कहीं पोटेंशियल बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी हमें वो दिखता है। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी मतलब वर्क डन, है ना, कोई ना कोई देखो इस पर फोर्स लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यानी वर्क डन हो रहा है। भैया कौन करा रहा है, बोले ये पोटेंशियल करा रहा है। तो पोटेंशियल के अंदर वर्क डन आता है क्या, बिल्कुल आता है। तो बोले सिंस पोटेंशियल होता क्या है, वर्क डन कितना कर रहा है ये पोटेंशियल, किस पर, उस चार्ज के ऊपर। हेंस दिस वर्क डन इज नोन एज क्या, देखो जरा क्या नोन एज नहीं, ये होगा क्या Q इंटू वी, वर्क डन क्या हो जाएगा Q इंटू वी। दिस वर्क डन बाय द जो पोटेंशियल है ना बैटरी अपीयर्स एज, दिस वर्क डन अपीयर्स एज या अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ
किस फॉर्म में ये अपीयर होता है भैया, काइनेटिक एनर्जी के रूप में हमें दिख जाता है। पोटेंशियल लगाओगे ये इस पर वर्क डन करेगा, वर्क डन करने के मतलब कि फोर्स लगाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वर्क डन हो गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया। देखो दिख रहा है, यही वर्क डन बिकम्स क्या, काइनेटिक एनर्जी। यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखो क्या हो गया बेटा, Q इंटू वी हो गया। मैकेनिज्म क्लियर है ना। तो कभी कोई बोल देना कि पोटेंशियल लगा दिए तो क्या हो जाएगा, बोले पोटेंशियल लगा दिए ना, इसका मतलब बैटरी हो गया प्लस माइनस, एक दीवार हो गया प्लस, एक दीवार हो गया माइनस, उसके बीच में चार्ज को रखोगे ना, वो दीवार उठा करके फेंक देगा, उसको फेंक दिया मतलब काइनेटिक एनर्जी आ गया, बस वर्क डन काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी एनर्जी, जूल जूल, ठीक ठाक है। तो जहां पर एक्सप्रेशन में काइनेटिक एनर्जी है वहां पर क्यू भी लिख दो, तो एक नया फॉर्मूला बन गया मेरे लिए, नोट कर लो। सांसों में बड़ी बेकरारी, आंखों में कई रत जगे, हो गया है ना। देखो 2m के और के बराबर क्या है, अभी मेरे पास आया Q इंटू भी है, हम लिख देंगे भाई, हेंस हेंस मेरे पास एक नया फॉर्मूला चल आई, कितना, 2m Q इंटू भी, 2m Q भी पता चल रहा है ना। ठीक, ये जो चार्ज, मास और जो पोटेंशियल आया, यही मास और चार्ज पर बेस्ड ना मेरे पास बहुत ही खतरनाक सा कॉन्सेप्ट डेवलप होना शुरू होता है, जो कि सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, बहुत सारे चैप्टर्स में हम लोग पढ़े हैं, मैग्नेटिज्म में भी मैंने बताया यूज होगा, और डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई हर जगह पर हेल्प करेगा। क्या है भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ मास एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को E से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को P से, न्यूट्रॉन को N से, ड्यूट्रॉन को ऐसे, अल्फा पार्टिकल को ऐसे। बताता हूं एक करके, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिख दूं, ये है इलेक्ट्रॉन, ये है प्रोटॉन, ये है न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन को छोटा d, अल्फा पार्टिकल को अल्फा, ऐसे। देखो मास और चार्ज, तो जैसे हमें पता है कि सोडियम ये होता है, तो ये कैसे लिखते हैं, 11 23, हमें पता है भैया ये 23 क्या होता है, मास नंबर है, यानी यहाँ पता चलता है कहीं ना कहीं ये मास से रिलेटेड है भैया, तो ये मास रिप्रेजेंट करता है। और ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर। व्हाट इज एटॉमिक नंबर, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स कितना है वो बता रहा है, और प्रोटॉन्स पर चार्ज कितना होता है हमें पता है, पॉजिटिव चार्ज, यानी कहीं ना कहीं ये जो चीज है ना भैया, वो चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। 11 प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी हमें पता चल जाएगा कि उस एटम के न्यूक्लियस में कितना चार्ज है, तो पता चलता है भैया +11, यानी ये पता चलता है कि ये चार्ज बताता है। थोड़ा आइडिया, न्यूक्लियस में पूरा डिटेल बताऊंगा बेटा, ठीक है, पूरा डिटेल एकदम तोड़ ही दूंगा इसको, पूरा तोड़िए दूंगा जितना ये सब पहला लेक्चर में, लेकिन अभी समझते ये चार्ज हो गया, ऊपर मास हो गया, ठीक। तो भाई प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, +1, न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है, कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1, तो ये हम चार्ज 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 लिख रहे हैं, ऊपर लिखना है हमें मास, बोले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होता है सेम, होता कितना वो एक अलग वैल्यू है, लेकिन ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में 1 1 बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जिसका कि मास जो भी होगा ना वो सबसे दुनिया का छोटा मास है। हालांकि और भी टूट चुका है एटम क्वार्क्स वार्क्स में, लेकिन वो सब नहीं पढ़ना है सिलेबस में, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी मानेंगे कि दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है ये, तो सब उसका जो मास होगा वो सबसे छोटा मास है। हो गया। रियलिटी में न्यूक्लियस चैप्टर में हम देखेंगे कि रियलिटी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है ना, स्लाइट उसमें डिफरेंस है, लेकिन सिर्फ वो हम न्यूक्लियस चैप्टर में पढ़ते हैं। बाकी चैप्टर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास हम सेम मानते हैं, यानी कि देखो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो in all chapters we consider, in all chapters except nuclei चैप्टर जो है उसको छोड़ करके ठीक है, in all chapters except nuclei chapter we consider क्या कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होगा वही हो जाएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, हर जगह पर क्या होगा, सेम। पता चला। अच्छा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में इसके मास को हम लोग क्या बोलते हैं, 0। ये बताता है कि इन दोनों मासेस के कंपैरिजन में इसका मास क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसलिए 0 बोलते हैं। बट रियलिटी में देखो इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, चार्ज तो ऐसे मास जो होता है बेटा वो कितना होता है, 1/1836 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ऐसे, क्योंकि दुनिया का सबसे ये छोटा है ना, तो प्रोटॉन का जब लिखेंगे तो उसको क्या लिखेंगे पता है, मास ऑफ प्रोटॉन, 1 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है, क्योंकि दुनिया का सबसे छोटा है तो 1 टाइम्स हो गया। न्यूट्रॉन का कैसे लिखोगे, तो ये भी 1 है, यानी कि 1 टाइम्स
इसका भी मास कैसे लिखोगे, 1 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है ये, देखो 1 टाइम्स MP 1 टाइम्स MP, ये 0 लेकिन 0 नहीं होता, 1/183 टाइम्स इतना होता है, बहुत कम आएगा। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं कि क्या है, ये कहलाता है, पता क्या है, 2 वर्ड है बेटा, एक है ड्यूटेरॉन, एक है अल्फा पार्टिकल। इसको जरा सा अलग से बता दो, जरा देखो, ठीक है ड्यूट्रॉन है, लेकिन उसके पहले ना वर्ड समझते हैं कि ड्यूटेरियम क्या है। तो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन जो हम लोग पढ़ते हैं ना, देखो 1 ये हाइड्रोजन एटम हो गया, ये ड्यूटेरियम है, ये ट्रिटियम है। तो ये जो है ना, ये जो है इसको हम लोग कहते क्या है, तो इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम एटम। तो ड्यूटेरियम भैया एटम है, क्या है, तो ये है एक्चुअली आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, जो ये हो गया, ये एटम है। तो जब भी हम एटम लिखते हैं तो उसके अंदर देखो बोले कितना प्रोटॉन्स है, कितना इलेक्ट्रॉन्स है, कितना न्यूट्रॉन्स है, बताओ। तो प्रोटॉन क्या होता है, यही एटॉमिक नंबर, तो 1 प्रोटॉन है। और हमें पता है एटम के अंदर जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसीलिए देखो प्लस माइनस कैंसल आउट, ठीक है। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन इसमें से है ना, मास नंबर में से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2 - 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये निकल जाता है, देखो कितना 1, है ना। डायरेक्ट अभी समझ लो, जो भी मास नंबर है में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो तो ये निकल गया। सिमिलरली व्हाट इज ड्यूट्रॉन, तो बोलते हैं कि भैया ड्यूटेरियम का ना, ड्यूटेरियम का न्यूक्लियाई है ये, क्या है ये, न्यूक्लियाई ऑफ ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम एटम। अक्सर ये सब ना अनक्लियर रह जाता है, अंदरूनी नहीं समझ में आ पाता कि क्या है। ड्यूट्रॉन 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 पढ़ लिए, मास चार्ज ठीक है लिखा दिया गया, रट लिए, काम हो गया। भाई अंदरूनी 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 समझो कि व्हाट इज ड्यूट्रॉन। तो ये ड्यूटेरियम जो एटम है ना उसका न्यूक्लियाई है। तो न्यूक्लियाई का मतलब क्या होता है, सिर्फ न्यूक्लियाई, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो बाहर ऑर्बिट में घूम रहा है वो क्या है, निकल गया। तो बोले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 इलेक्ट्रॉन्स, तो समझो कि वो 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, 1 2, एटम तो लिख दिया लेकिन इस पर प्लस लगा दो। प्लस लगाने का मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन इसमें है ही नहीं, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो देखो प्रोटॉन कितना होगा, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर रहता है तो है, तो 1 हो गया। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया। न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, तो 2 - 1 दिस इज 1, तो न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन 1। तो ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं ये ड्यूट्रॉन का बताओ कि व्हाट इज मास ऑफ ड्यूट्रॉन, व्हाट इज चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन, तो बोले चार्ज इसका क्या होगा, बोले भैया इलेक्ट्रॉन तो चला गया, सिर्फ न्यूक्लियस बचा हुआ है, उसके अंदर 1 प्रोटॉन है। कितना प्रोटॉन है, 1, इसीलिए मास ऑफ ड्यूट्रॉन बोले कितना हो जाएगा, 1 टाइम्स MP। बोले चार्ज कितना होगा, चार्ज फिर सोचो, चार्ज कौन होता है, मतलब किसके पास होता है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के पास। इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब चले गए तो बचा क्या, सिर्फ प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन्स हैं, 1, तो 1 प्रोटॉन का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस E लिख देंगे। क्या लिख देंगे, E। क्योंकि देखो चार्ज ऑफ, बेटा यहां ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन चाहे प्रोटॉन बोलो, चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, 1.602 × 10⁻19 कूलम। बस एक पर प्लस और एक पर क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं। तो जो भी इसका होगा ना चार्ज, -E लिखोगे तो इसको क्या लिख देंगे, प्लस E। मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो E, मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो E। और E का मीनिंग क्या होता है, E का मीनिंग है 1.6 × 10⁻602 है सटीक में, इतना × 10⁻ कितना, -19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया। ये हुआ ड्यूटेरियम एंड ड्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट, ड्यूटेरियम एंड ड्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट। तो यही चीज देखो यहां पर हम लोग लिख देते हैं कि भाई ये देखो 1s2+ है ना, इसका मतलब कि ड्यूट्रॉन अगर लिखेंगे तो बताओ कि व्हाट इज मास एंड चार्ज, तो नीचे चार्ज है तो ये हो जाएगा प्लस E, और मास कितना हो जाएगा, तो 2 मतलब कि 2 टाइम्स MP हो गया। अब आते हैं जरा अल्फा पार्टिकल क्या है भाई, इसका हिसाब किताब क्या है। तो देखो दूसरा चीज होता है हीलियम एटम, हीलियम एटम एंड अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या है ये भाई, तो हीलियम एटम ना, हीलियम एटम है, बोलोगे अच्छा नया कॉन्सेप्ट हो गया ये तो अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम का न्यूक्लियाई है। क्या है ये, न्यूक्लियाई है। तो जरा समझो, व्हाट इज प्रोटॉन, व्हाट इज न्यूट्रॉन, व्हाट इज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ऐसे प्रोटॉन कितने, तो दिख रहा है 2, तो 2 है। इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 2 है क्योंकि एटम है ये, ठीक है। न्यूट्रॉन कितना होगा, सब्ट्रैक्ट कर दो 4 में से 2, तो 4 में से 2 कर देंगे तो 2 हो गया। तो ये तो एटम का कॉन्सेप्ट है।
व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? भैया हीलियम का न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई। तो बोले बाहर में जो भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसको फेंक दो। इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन को फेंक दो। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन को हम फेंक देंगे, सिर्फ न्यूक्लियाई बचेगा, तो लिखेंगे कैसे? तो बोले ये 2 4 2 प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है तो 1 प्लस, 2 जाएगा तो 2 प्लस। दिस इज नोन एज हीलियम न्यूक्लियाई, जिसको कि अल्फा पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे अल्फा लिख दो। अल्फा का मतलब हो जाएगा 2 4, ऐसे समझ में आ रहा है। इसके पास कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन? प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है 2, इलेक्ट्रॉन हो गया स्वाहा, फेंक दिया मैंने। न्यूट्रॉन कितना है? सब्ट्रैक्ट कर लो, 4 में से 2 गया 2। सिंस इलेक्ट्रॉन है ही नहीं भैया, नेगेटिव चार्जेस पर होगा ही नहीं, सिर्फ प्रोटॉन्स 2 है, तो मैं बोलूंगा कि बताओ मास ऑफ अल्फा क्या होगा, चार्ज ऑफ अल्फा क्या होगा। जब भी हमें जरूरत पड़ेगा तो क्या करेंगे? मास ऑफ अल्फा ऊपर को देख करके 4 है तो 4 टाइम्स mp लिख देंगे, और चार्ज के लिए बोलेंगे प्रोटॉन्स कितना है? 2, तो बस इसको देखो और प्लस 2e लिख दो अल्फा पार्टिकल का। तो इससे पता चलता है बेसिकली यही जो है ना, 4 ऊपर जो रहे उतना टाइम्स mp कर दो, नीचे जो रहे उतना टाइम्स e कर दो, ये लिखने का तरीका हो जाएगा। नोट कर लो बढ़िया से। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, तो लिखो अल्फा इक्वल टू, अल्फा कितना हो जाएगा भैया? 2 है तो 2 टाइम्स e हो गया, 4 है तो 4 टाइम्स mp हो गया, तो सबका मास ऊपर ऊपर, सबका चार्ज। तो बोले भाई न्यूट्रॉन का चार्ज कितना हो? 0, प्रोटॉन का चार्ज कितना हो? प्लस e, और इसका कितना हो? माइनस e। यानी कि सबका चार्ज पता चल गया और सबका मास पता चल गया। थोड़ा सा टेढ़ा लिखा गया है, लेकिन जो लिखाया वो है बहुत ब्रह्मास्त्र वाला कॉन्सेप्ट। वेरी लिखते रहो बेटा, वेरी इतना इंपॉर्टेंट है ये। कितने सारे चैप्टर्स में जरूरत इसके पड़ते हैं। हो गया नोट डाउन बढ़िया से? चलूं आगे? आ जाओ आज देख ही लेते हैं। सिंस डी ब्रॉय वेवलेंथ हम लोग निकाल रहे थे, तो बोले कि भाई जितने भी हमने कहानी पढ़ा ना, उसमें से ये जो चारों दिखेगा ना, वो है मेरा चार्ज्ड पार्टिकल्स। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। ये सारे चार्ज्ड पार्टिकल्स है, और न्यूट्रॉन जो है ना बेचारा, वो अनचार्ज्ड पार्टिकल्स है। तो बोलता है कि डी ब्रॉय वेवलेंथ निकालो किसके? चार्ज पार्टिकल्स के। अच्छा, तो हमें पता है कि देखो जैसे ही बोलता है ना चार्ज पार्टिकल का मतलब ये होता है कि एक दीवार ऐसे बना दिए हैं, एक प्लस 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 का, एक माइनस 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 का, पोटेंशियल लगा देंगे यहाँ पर भी, इसके अंदर कोई चार्ज रखोगे तो ये एक्सेलरेट करेगा, यानी वेलोसिटी गेन करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास क्या होगा? आएगा। तो पता चल जाता है कि चार्ज पार्टिकल का मतलब क्या होता है। चार्ज पार्टिकल मोशन में कैसे आएगा? सोचो, वेव लेंथ आने के लिए मतलब क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल है, उसको स्पीड से, बस स्पीड से चला दो, तो भैया वो चलेगा कैसे? पोटेंशियल लगाने से चल जाता है, वेव नेचर आ जाएगा। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ठीक है, किसका किसका? चारों चार्ज पार्टिकल का। तो देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का, कि ऐसे एक का डायग्राम बनाऊंगा, बाकी का नहीं बनाऊंगा। ये पोटेंशियल हमने लगाया, प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस, एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ रखें, देखें ये माइनस पकड़ करके इसको फेंक दिया, इससे ये भी वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी गेन कर लिया, है ना। तो भाई फॉर्मूला कैसे बनेगा? तो लैम्डा इक्वल टू एच बटे क्या होता है? √2m ke। देख लो जरा, और ये ke सिंस पोटेंशियल लगा करके किए हैं, तो ये ke क्या बन जाएगा? क्यू भी। तो डायरेक्ट मैं इसको हटा करके क्या क्यू भी लिख सकता हूं? तो बिल्कुल लिख सकता हूं Q इंटू भी। सिंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखो। और इलेक्ट्रॉन डिनोट कैसे करते हैं? देखो जरा, इलेक्ट्रॉन -1 0, लेकिन इसका जो रियलिटी है वो कैसे है? मास होता है 1/1836 टाइम्स mp, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है? -e। और जो मास ऑफ प्रोटॉन mp लिख रहा हूं भैया, वो mp होता कितना है? वो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है इसका वैल्यू, मास ऑफ प्रोटॉन का। न्यूट्रॉन का भी यही होगा, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। सारे चैप्टर्स सिर्फ न्यूक्लियस छोड़ करके। ये भी सही है कि कुछ बोल रहे हो तो बताओ कि कहाँ। तो ये वैल्यूज ना हम लोग बेटा यहाँ पर उठा करके पुट करेंगे, एक का पूरा डिटेल बता रहा हूँ। तो लैम्डा इक्वल टू देखो h मतलब 6.6 इंटू 10⁻34 भागा √2 इंटू, देखना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है?
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू वोल्टेज है, तो वोल्टेज है लेट इट बी वी। देखो ये सब रख कर करके सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा ना, वो आंसर डायरेक्ट याद करना है, वो होता है 12.27, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये सब सॉल्व करके बेटा 12.27, नीचे एक वी है ना, तो रूट हो जाएगा वी, और आंसर आता है क्या चीज में पता है, एंगस्ट्रॉम में आता है। क्या चीज में आंसर आएगा, एंगस्ट्रॉम में। यानी 12.27 डिवाइडेड बाई रूट वी। कितना पोटेंशियल लगाए हो बस वो बता दो, 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 1000 वोल्ट, बस बता दो। इलेक्ट्रॉन चलेगा स्पीड से, कितना वेवलेंथ एसोसिएटेड होगा, बस वो वोल्टेज यहां रखेंगे, खटाक से आंसर आ जाएगा। ये पोटेंशियल क्या चीज में है, इन वोल्ट। ये क्या चीज में है, इन वोल्ट में हमें क्या करना है, रखना है, ठीक। एक तो ये हो गया। अब इसी को और सिंप्लीफाई करके भी लिखा जाता है बेटा, तो वो लिखा जाता है पता है क्या, रूट अंडर ना 150 डिवाइडेड बाई वी। मतलब शॉर्ट में कैलकुलेशन पता है कि नहीं होता कि इसको रूट के अंदर लेकर के चले आओ। देखो सिंपल सा बताता हूँ, 12.27 अकेला है ना भाई, ऊपर भी अगर रूट लगाना चाहेंगे तो रूट के अंदर आकर के ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि बाहर मान लो कि 4 हो, मैं बोला रूट के अंदर इसी को लिखो, तो कैसे लिखोगे, तो बोले भैया 4 का स्क्वायर कर दो, सच दैट देखो दोनों बराबर है। तो देखो 12 का स्क्वायर करेंगे, 12.27 है, तो रूट अंडर 12.27 का अगर होल स्क्वायर करोगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, तो 0.27 है, तो उससे थोड़ा ज़्यादा, तो उससे ज़्यादा तो आंसर कितना आ जाएगा, 150, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए ऐसा होता है, तो उसको भी नोट डाउन करके रख लेना है, ठीक, दोनों, ठीक। तो कितना आंसर आ जाएगा, ये भी, लेकिन आंसर क्या चीज में आएगा, एंगस्ट्रॉन में आंसर आएगा। और ये पोटेंशियल हमें रखना क्या चीज में है, इन वोल्ट्स। एक सेकंड बेटा लिख करके हटता हूं फिर, ठीक है, इन वोल्ट्स, ऐसा वोल्ट के अंदर रखना है। तो 12.27 बटे रूट भी, या फिर 150 बटे रूट भी, बोलेगा ना 100, तो बस 150 बटे 100 मार दो। तो दोनों में से ना क्वेश्चन के आधार पर हम देखें कि मेरे लिए कौन आसान है। तो जिस तरह से मैंने इलेक्ट्रॉन का बताया उसी तरह से हम लोग किसके लिए निकालेंगे, तो मैं सब के लिए निकाल करके दंदन देखो बताता हूं, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ठीक। तो देखो दूसरा नंबर क्या है भाई, प्रोटॉन। प्रोटॉन तो बेसिकली आपको ना ये वैल्यूज वगैरह सब याद रखना पड़ेगा। तो वेवलेंथ ऑफ द प्रोटॉन, तो h बटे अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2m³ तो मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो क्या आंसर आएगा, तो h बटे अंडर रूट 2, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, तो प्रोटॉन का सिंबल कैसे है, 1 1, यानी 1 टाइम्स ही mp है, तो 1.67 इंटू 10⁻, सॉरी चार्ज लिखना बेटा, चार्ज लिखना, मास तो हमने लिख दिया ना, मास तो लिख दिया, क्या लिखना है, चार्ज। चार्ज कितना है, 1, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है ना, खत्म, I इंटू वी हो गया। तो दिस इज वेवलेंथ ऑफ द प्रोटॉन। H को मैंने H क्यों लिखा, क्या इससे क्या नाराजगी है, अनिल सर इसका वैल्यू नहीं पुट करोगे क्या, बिल्कुल पुट करूंगा, है ना। तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन आ जाता है सॉल्व करने के बाद 0.286 डिवाइडेड बाई रूट वी एंगस्ट्रॉम। आंसर दिमाग में बस रखते जाना बेटा कि कैसे कैसे है, समरी इसका लिखा दूंगा। तीसरा, अगर मैं बोलूं ड्यूट्रॉन का, ड्यूट्रॉन, तो ड्यूट्रॉन पता चल गया कि क्या है, आइसोटोप जो हाइड्रोजन है ना उसका प्लस है। तो बस बताना है कि भाई ऊपर देखो जरा मास ऑफ ड्यूट्रॉन क्या है, तो 2 टाइम्स mp, समझ में आ रहा है कि वहां पुट कर देंगे, है ना। और चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन अगर बोलेगा तो वो है ई मतलब पता है कि क्या लिखना है हमें, हेंस डायरेक्ट इसका लिख देता हूँ बेटा, कैलकुलेट करेंगे, वैल्यूज उसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, मेरा आंसर आएगा 0.202 डिवाइडेड बाई रूट वी एंगस्ट्रॉम। कैसे लाएंगे ये पता चलना चाहिए। 2 टाइम्स mp का वैल्यू पता है 1.67 है, तो 2 टाइम्स ये मल्टीप्लाई कर तो ई वही रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ड्यूट्रॉन कैसे है, चलो फोर्थ जरा देखते हैं कि भाई अल्फा पार्टिकल का निकालना होगा तो कैसे निकालोगे। अल्फा पार्टिकल तो हमने देखा था अल्फा पार्टिकल 2,4 ही होता है ना, क्या होता है 2,4। इससे हिंट मिल जाता है क्या, मास ऑफ अल्फा क्या होगा, चार्ज ऑफ अल्फा क्या होगा। मास ऑफ अल्फा ऊपर 4 है तो 4 टाइम्स mp, और ये चार्ज कितना है 2, तो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा e। हेंस वेवलेंथ इक्वल टू h बटे अंडर रूट 2m³ v, 2m³ v। तो क्या आ जाएगा,
रख दो मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा। रखने के बाद जो आंसर आता है वो डायरेक्ट में आंसर लिख देता हूँ बेटा 0.101 बटे रूट भी एंगस्ट्रॉम। दिस इज वेवलेंथ ऑफ द अल्फा पार्टिकल, लैम्डा अल्फा। ऐसे रख तो सकते ही है ना 4 टाइम्स एम्पियर ना कर करके, बस ये 0.101 है। यानी चारों चार्ज पार्टिकल के लिए हमने क्या किया, चार्ज पता है, मास पता है, एक्सेलरेट कर दिए इतना से, बताओ कि क्या ठीक है। तो ये समरी यहां पर लिख लो। इलेक्ट्रॉन का आता है 12.27 बटे रूट भी, प्रोटॉन का है 0.286, यह है 202, यह है 101। यानी 101 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 202 हो जाएगा। ठीक है, चेन सिस्टम। अच्छा, इसमें एक ऐड ऑन कर लो यहाँ पर कि ये होता कितना है, एक ऐसा भी होता है √150 बटे भी क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम। समरी तुम पास आए। चलो क्वेश्चन देखते हैं जरा, क्या है भाई। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाई 100 वोल्ट, बोल दिया इलेक्ट्रॉन है, यहां पर पोटेंशियल कितना अप्लाई किया गया, 100 वोल्ट से। पता है वोल्ट से अप्लाई किया होगा भैया, उड़िया गया होगा, पोटेंशियल अप्लाई करने से उड़ियाता है, वेव बिहेव करेगा। फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखो इस पे पड़ता है डी ब्रोगली ही निकल जाता है, डी ब्रॉय। तो वेवलेंथ क्या होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए हमने देख चुका कि क्या आंसर आता है 12.27 डिवाइडेड बाई रूट अंडर भी, आंसर एंगस्ट्रॉम में आता है। तो कैसे लिख देंगे, 12.27 भागा रूट अंडर 100 एंगस्ट्रॉम। ये 100 का बाहर क्या आ जाएगा 10, यानी कि 12.27 डिवाइडेड बाई 10 एंगस्ट्रॉम। 10 का मतलब एक इधर डेसिमल शिफ्ट करेगा, आंसर आ जाएगा 1.227 एंगस्ट्रॉम। तो ये वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी पोटेंशियल से उसे एक्सेलरेट कर देंगे तो उसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होगा वो क्या हो जाएगा 1.227 एंगस्ट्रॉम। ऐसे निकाल लेंगे। फॉर्मूले सारे बता दिए, अब जितने क्वेश्चन बनाना है बनाओ, क्वेश्चन अथाह है। अब आते हैं डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ एन अनचार्ज्ड पार्टिकल। न्यूट्रॉन का कैसे पढ़ोगे भाई, तो न्यूट्रॉन तो अनचार्ज्ड है, वहां पर पोटेंशियल लगाएंगे तो वो न्यूट्रॉन तो घसकेगा भी नहीं, तो हम कैसे उसका वेव नेचर स्टडी करें। तो बोलते हैं कि भाई उसको स्पीड से सिर्फ धक्का दे करके फेंक दो ना किसी तरह से। सवाल है कि वो जाएगा कैसे, जाएगा कैसे। तो देखो पोटेंशियल का एनालिसिस ना कर करके हम काइनेटिक एनर्जी में इसको स्टडी करेंगे। ठीक, कैसे, न्यूट्रॉन है हमारे पास है, इसको v वेलोसिटी से बस ये चला दो किसी तरह से, फेंक दो ना, मान लो फेंक दो। अगर वो v वेलोसिटी से चलने लगा तो उसके साथ कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड हो जाएगा। यानी अगर न्यूट्रॉन का हमें लिखना हो डी ब्रॉय वेवलेंथ ना, तो पोटेंशियल हम नहीं लगा सकते, हमको काइनेटिक एनर्जी में लिखना होगा, क्योंकि भैया इसके पास चार्ज क्या होता है 0। तो ये मास है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, देखो 1 है यानी 1 टाइम्स mp हो जाएगा। और चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो वो 0, तो q हटा दो, तो फॉर्मूला ये लिख देंगे लैम्डा इक्वल टू h बटे √2m। q भी ना लिख करके सिर्फ काइनेटिक एनर्जी वाला लिख दो, क्योंकि q भी क्या होता है काइनेटिक एनर्जी ही होता है। तो 2m k तो निकाल रहे न्यूट्रॉन के लिए, तो मास किसका लिखना पड़ेगा, न्यूट्रॉन का। तो देख लो जरा 6.626 इंटू 10⁻34 भागा रूट अंडर 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन mp ही होता है, यानी कि 1.67 इंटू 10⁻27 kg इंटू क्या है काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि अच्छा ऐसे निकालेंगे, है ना। अब इसमें नो डाउट बहुत सेटिंग वेटिंग होता है बेटा, है ना, कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो, ये करो वो करो, वो सब सीखेंगे न्यूक्लियस के अंदर। मैं डायरेक्ट अब इसका रिजल्ट बताता हूँ कि ठीक है इसको सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर क्या आएगा। तो वेवलेंथ ऑफ द न्यूट्रॉन आ जाता है सॉल्व करने के बाद एकदम प्रोटॉन वाला जो है, प्रोटॉन का जो रिजल्ट है ना वही आता है। देखो एक चीज बताता हूँ, प्रोटॉन देख रहे हो, प्रोटॉन, तो जो प्रोटॉन का आंसर है ना सेम है किसका, न्यूट्रॉन का आंसर, बस थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस, हल्का सा। देखो कितना होगा 0.286 डिवाइडेड बाई रूट अंडर, देखो काइनेटिक एनर्जी है ना, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी लिखना है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है हमें, ना कि जूल में, ना कि जूल में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको कन्वर्ट कर करके जो है ना एकदम सेटिंग करने से ये वाला आंसर आता है। आंसर क्या चीज में आएगा, एंगस्ट्रॉम में। दिस इज द वेवलेंथ, डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन। तो
तो स्वाभाविक काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए भैया, मोशन में होगा तभी तो वेवलेंथ। तो कितना काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्ट लिखो, अपने आप ये आंसर बता देगा कि कितना एंगस्ट्रॉम है ये। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, ठीक है ऐसे। तो देखो जरा क्या है भाई क्वेश्चन, देखो इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए न्यूट्रॉन इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना है काइनेटिक एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बोलता है फाइंड इट्स डी ब्रॉय वेवलेंथ, तो बोले कि भैया वेवलेंथ क्या होता है, एकदम प्रोटॉन वाला, प्रोटॉन कितना है 0.286 डिवाइड बाई, लेकिन यहाँ काइनेटिक एनर्जी है तो ये काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है, और ये आंसर एंगस्ट्रॉम में आता है। तो देख लो 0.286 डिवाइडेड बाई कितना है रूट अंडर काइनेटिक एनर्जी, तो ये आंसर है 4 मेरा। क्या आंसर है 4, हेंस 4 का बाहर आ जाएगा 2, तो कट छट कर करके ये हो गया 0.286/2 एंगस्ट्रॉम। काटो तो कितना आंसर आएगा 0.2 यानी कि 0.143 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया वेवलेंथ ऑफ क्या, किसका है भाई, न्यूट्रॉन का। तो ये बनाने के तरीके हैं, पता है कि यहाँ क्या पुट वगैरह करना है, लेकिन डायरेक्ट फिर रिजल्ट देखो अपना कि क्या है। तो 0.143 ये हो गया। नेक्स्ट आप देखो डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल कैसे निकाले भाई। तो गैस मॉलिक्यूल का जब स्टडी करते हैं ना, तो इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो चैप्टर था, उस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, बोले कि भाई जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं, सबसे पहली बात ऐसा नहीं है कि वो गैस मॉलिक्यूल सब रेस्ट में है, सब एकदम रेस्ट में, कोई हिल नहीं रहा है, नहीं, वो चलते रहता है। सब सारे गैस मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल्स हो क्या होता है, चलते रहता है कुछ ना कुछ वेलोसिटी से। तो पता है क्या हुआ, एक पार्टिकल है जिसका मास है m, और वो चल रहा है कुछ स्पीड से, बस जैसे वो स्पीड से चला उसके साथ क्या हो जाएगा, वेव कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा, वेवलेंथ एसोसिएटेड हो जाएगा। कोई भी चीज चला ना बाई चांस तो डी ब्रॉय वेवलेंथ हो जाएगा भाई। बस देखो, तो गैस मॉलिक्यूल चला क्या, तो हम बोले दे हाँ भाई सही बात है। अब देखो अगर कोई कंटेनर ले लेता हूं, मान लो ठीक है, हवा में तो ऐसे ऐसे चल ही रहा है, लेकिन कंटेनर लेकर के इसको गैस पे चढ़ा दो बाई चांस, और टी टेम्परेचर इसको प्रोवाइड कर दो, कितना, लेट टी टेम्परेचर गर्म कर दिया, तब क्या होगा, तो स्पीड और खतरनाक होगा। तो भैया इसके सारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत खतरनाक स्पीड से क्या होगा, और चलेगा। तो ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, मतलब रैंडम मोशन में क्या करता है, ये सब मूव करता है। हम लोग पढ़े केटीजी चैप्टर के अंदर, है ना। तो जिस स्पीड से चलता है बेटा, वो स्पीड क्या कहलाता है, VRMS। क्या कहलाता है, VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक, तो हमें पता चल रहा है, देखो यूज क्या करना चाहिए। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ के लिए हमें पता है H/A, बहुत सारा फॉर्मूला होता है, इसके लिए कौन सा यूज करूं। तो बोले कि भाई एक मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऐसा कुछ है, गैस मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल लिए, और वो कितना स्पीड से चल रहा है। तो बोले एक मॉलिक्यूल लिए, वो कितना स्पीड से चल रहा है, वो चलता है कितना से, VRMS से चलता है। देख लो जरा फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है ये, एक सेकंड रुक जा, थोड़ा सा एक पीछे का जरा, हाँ, जैसे फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू क्या, H/mv। भैया फॉर गैस मॉलिक्यूल, ध्यान से देखना, फॉर ए गैस मॉलिक्यूल, ठीक। तो m जो कहलाएगा वो कहलाएगा क्या, मास ऑफ, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस, कि भैया गैस के एक मॉलिक्यूल का मास है क्या, m, और वही चल रहा है कितना स्पीड से, VRMS से। तो ये जो v है वो है VRMS, जो कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहलाता है ये। और ये होता कितना है, तो हमने केटीजी चैप्टर के अंदर पढ़ा है भैया, VRMS कितना होता है, रूट अंडर 3RT/M, जो कि है रूट अंडर क्या, 3kBT/M, छोटा m। समझना बहुत अच्छा से, ये है मोलर मास, यानी एक मोल का मास रखोगे ना, तो एक मोल का गैस कांस्टेंट रखो, विच इज नोन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। बहुत अच्छा खतरनाक ट्रिक है समझने के लिए। एक मोल का मास रखो तो एक मोल का गैस कांस्टेंट। भैया एक मॉलिक्यूल का मास रखोगे ना एकदम छोटका, तो एक मॉलिक्यूल का गैस कांस्टेंट रखो, और एक मॉलिक्यूल का गैस कांस्टेंट कहलाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो फिजिक्स बेटा ऐसा नहीं है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है, तो लोग जैसे बताते हैं व्हाट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोलेंगे ये कांस्टेंट है बेटा, इसका वैल्यू होता है 1.38 × 10⁻23। तो ऐसे लगता है सही बात है, नहीं भैया वो दूसरे टाइप का फिजिक्स है। एक ऐसा है, 5 कलम का दाम 20 रुपया, तो एक कलम का दाम कितना,
हाँ ये फिजिक्स है भाई, ये सबको समझ में आता है। तो बोलते हैं एक मोल जो मॉलिक्यूल्स होगा, एक मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का गैस कांस्टेंट आर कहलाता है। तो एक मॉलिक्यूल का कितना कहलाएगा, तो आर बटे इतना, वही होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो फिजिक्स अलग तरीके का है बेटा, अलग तरीके का बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ये। बोले दो तरीका का फिजिक्स होता है जो मुझे अपना जिंदगी में आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते समझ में आया। एक होता है व्हाट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, लो भैया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट उसका वैल्यू हो गया इंटू 10⁻⁻23, ठीक है, और ये हो जाएगा जूल। देखो हालांकि हल्का सा आंसर अगर दिमाग में लगाओगे ना, हाफ केवीटी 3/2 केवीटी अगर याद हो, शॉर्ट में बस बोलता हूँ, अगर समझ में आया तो बेटा ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है हाफ केवीटी, जिसको लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बोलते थे क्लास 11th में। अगर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ले लिए 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो 3/2 केवीटी। तो यहाँ से यूनिट भी पता चल जाएगा केवी का, एनर्जी बटे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। एनर्जी है जूल, टेम्परेचर है केल्विन, यानी समझ में आता है ये जूल पर क्या हो जाता है, केल्विन। दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हल्का सा अगर आइडिया दे दिया, लेकिन जरूरत उसका उतना हम लोग को है नहीं, ठीक। तो यहां ये पता चला, अच्छा 3RT/m 3 kBT/m है, ये m है मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, यानी 1 मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। तो VRMS ऐसा है, VRMS ऐसा है। तो भाई वेवलेंथ कैसे लिखोगे, तो वेवलेंथ अब हो जाएगा क्या एसोसिएटेड, h/m इंटू VRMS। VRMS एक मॉलिक्यूल के लिए लिख रहे हैं तो भैया ये वाला उठा करके लिख दो। तो मैं लिख देता हूं अगले पेज में, देखो जरा। तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा h/a मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, और वो चल रहा है VRMS है, तो भैया वेव से एसोसिएटेड हो गया। तो h/m इंटू मॉलिक्यूल वाला लिख रहे हैं तो 3 kBT/m लिखना पड़ेगा, ठीक। अच्छा h/, ध्यान से देखना, ये m को अंदर लेकर के आओ तो m² हो जाएगा, तो 3m² हो गया, kBT/m हो गया। एक m चला जाएगा तो आंसर मेरा बचेगा रूट अंडर कितना, देखो 3m kBT। तो दिस इज वेवलेंथ, लैम्डा इक्वल टू रूट अंडर 3m kBT। T है टेम्परेचर बता दो, है ना, और टेम्परेचर को लिखना होगा केल्विन में हमेशा, और यह है मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का कितना है, खत्म बस, अंडर रूट 3m kBT। ये देखो क्वेश्चन बनाते हैं जरा, है ना, पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। क्या है भाई, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हमें पता है कि डायटोमिक गैस H2 होता है ना, तो जैसे कि ना H2 N2 Cl2, ये सब ऐसा क्वेश्चन कुछ भी उठा करके पूछ देगा कि डी ब्रॉय वेवलेंथ है ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। एंड क्या है, हीलियम, हीलियम है He से डिनोट करते हैं, ठीक है। इनटू गैस जार्स केप्ट सेपरेटली एट टेम्परेचर 27 डिग्री एंड 127 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है भाई, हाइड्रोजन है, एक गैस जार में रखा हुआ है, कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दूसरे जार में रखा हुआ है, कितना है 127 डिग्री सेंटीग्रेड। हम जानते हैं कि केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए जो रिलेशन होता है वो होता है K = C+273। सेंटीग्रेड में दिया हुआ +273 ऐड कर दो, केल्विन में निकल जाएगा टेम्परेचर। तो देखो 27 प्लस इतना कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा बेटा देखो कितना 300 केल्विन आंसर आ जाएगा, टेम्परेचर केल्विन में आया जो है ना। तो ये कन्वर्जन मैंने बताया कि जो भी सेंटीग्रेड में हो ना उसमें +273 कर दो तो हमारा टेम्परेचर निकल जाता है। यानी पता चल गया कि ये T1 जो है, ये मतलब हाइड्रोजन जो रखा हुआ है ना इतना टेम्परेचर पर, तो एक्चुअली उसका टेम्परेचर हो कितना जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा, ठीक। अच्छा तो ये कितना हो जाएगा, तो अब डायरेक्टली लिख देते हैं कि 127 + 273 कर दो भाई, है ना, तो 2 3 कितना आंसर आ जाएगा 400 केल्विन हो जाएगा। तो ये कन्वर्ट करने का तरीका समझ में आया हो। हमसे पूछा कि रेशियो ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ निकालो ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो इसका एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, एक मॉलिक्यूल का इसका मास कितना होगा, तो बोले 2 4 है एक मॉलिक्यूल, तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स mp, सिंपल सा। अब इसमें कहीं डाउट ना हो किसी को कि है ना एक मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, हालांकि मोल कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ें फिर इसका एक मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, कोई बात है, मैं अलग से बताता हूँ, जरा एक सेकेंड रुक जाओ जरा, पहले इसको नोट डाउन कर लो फिर बताता हूँ। देखो लिखने के लिए तो लिख दूंगा, लेकिन फिर लगता है कि कहीं डाउट ना हो जाए आपको कि भाई आंसर आपने कैसे लिखा। देखो H2 है इस तरह से,
हाइड्रोजन जो होता है ना ये 1 1 से ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक। इसका मतलब ये का मतलब क्या हो गया, MP, 1 टाइम्स MP, ऐसे सिर्फ। ये क्या है भाई, हाइड्रोजन एटम है, एटम। और ये क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। ये कितना है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो बोलेंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल में है कितने टोटल, तो बोले 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है। हमने देखा कि मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम जब होता है ना तो उसका मास कितना होता है, देख लो जरा। एक हाइड्रोजन एटम जब हो तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक। और 1 AMU होता कितना है, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है, पता है क्या, शॉर्ट में लिखो बेटा ऐसे, 1 एटॉमिक मास यूनिट मास ऑफ प्रोटॉन ही होता है, जो कि 1.67 इंटू 10 टू द पावर कितना -27 kg होता है। अभी तो इसको नोट डाउन कर लो, हालांकि केमिस्ट्री में भी पढ़े होगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ये सारा कन्वर्जन न्यूक्लियस चैप्टर में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सब कुछ पूरा तोड़ ताड़ करके कि AMU क्या होता है, कैसे क्या होता है, काहे ये मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो गया, सब कुछ। तो 1 AMU होता है MP के बराबर, तो ऐसा। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, 1 टाइम्स MP, भैया तो ठीक है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ जो ये हाइड्रोजन है उसमें कितना है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है। तो बोले भैया 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का मतलब कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स MP हो जाएगा। एक एटम का मास होता है कितना, 1 AMU, तो भैया 2 एटम का कितना हो जाएगा, 2 AMU। तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा कितना, 2 टाइम्स AMU हो जाएगा। देख लो ऐसे ऐसे 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मॉलिक्यूल। और हमारे पास जो फॉर्मूला में M है ना, व्हाट इज M, तो बोले 1 मॉलिक्यूल ऑफ जो हाइड्रोजन है ना वही कितना स्पीड से चल रहा है, यानी एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन की ही बात करते हैं। तो H2 है तो 2 MU हो जाएगा। यहीं पर अगर मैं बता दूं, मान लो मेरे सवाल में ना N2 रहता तो कैसे करते हैं, व्हाट इज M, तो M था मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, देखना 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा। तो बोले भैया अगर एक अकेला N रहता है ना तो ये कितना होता है, बताओ बताओ बेटा बताओ, 7 14 होता है ना, 7 14, ठीक है। यानी कि 14 AMU, कितना होता है, 14 AMU। एक एटम होगा तो मेरे पास कितना है, 2, आंसर कितना आ जाएगा, 28। यानी कैसे लिख देंगे, 28 AMU, ऐसे एक मॉलिक्यूल में 28 AMU, बस खत्म हो गया, यही है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल है भैया तो 2 AMU हो जाएगा, ये N2 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 28 AMU। ऑक्सीजन O2 रहता तो 16 दूना कितना हो जाता, 32 AMU। और इसी को हम लोग यूज करते हैं, ठीक। देखो यहाँ अब फॉर्मूला में क्या है भाई, तो इसका जो मास ऑफ जो ये हाइड्रोजन हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 AMU। और अगर मास ऑफ हीलियम की बात करें एक मॉलिक्यूल का, देखो जरा क्या है, हीलियम की बात करेंगे तो कितना है, देख लो जरा, एक का कितना होगा, बस एक ही एटम है, मोनोएटॉमिक, तो 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 AMU हो जाएगा, खत्म। कितना हो जाएगा, 4 AMU। तो देखो कैसे इसको निकालेंगे, तो लैम्डा इक्वल टू होता है H/√, कितना 3mKBT, 3mKBT। तो लैम्डा ऑफ किसका किसका रेशियो था, देखो हाइड्रोजन बटे हीलियम का, तो बोलेंगे हाइड्रोजन बटे लैम्डा ऑफ हीलियम क्या हो जाएगा, तो बोले H/√, ध्यान से देखो 3mKBT डिवाइडेड बाई H/√3mKBT, जिसमें कि H, ध्यान से देखना, H3 और KB ये तीनों क्या है, कांस्टेंट। तो डायरेक्टली भी अगर सॉल्व करना हो ना तो पता चल जाए ये तीनों कांस्टेंट है, यानी सॉल्व करने का मेरा तरीका कैसा होना चाहिए भैया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, बस Mi/T हो जाएगा, खत्म। ये सॉल्व करने का तरीका हो गया। यानी बोलेगा λ1 बटे λ2 तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो M2T2 डिवाइड बाई M1T1, बस। तो यहाँ पर क्या है भाई, हाइड्रोजन, तो ये T1 कर दो, ये क्या है हीलियम, तो ये T2 कर दो। यानी मैं लिख दो, देखो रूट ये कैंसल आउट हो जाएगा, 3 3 गया, तो पूरे रूट के अंदर ये चला जाएगा किधर, ऊपर, तो 3mHEKBT2 डिवाइडेड बाई ये नीचे आएगा 3mH2KB इंटू T1। देखो उल्टा हो गया रिलेशन है ना, हैंस KB चला गया, 3 3 चला गया, आंसर आ जाएगा √m ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाई m ऑफ H2 इंटू T2 कितना है 400 केल्विन, नीचे कितना है 300 केल्विन। तो बस रख दो, आंसर आ जाएगा।
m ऑफ हीलियम 4 AMU है, m ऑफ H2 2 AMU है। तो कट छट के आंसर कितना आई ये देख लो जरा, हीलियम 4 AMU, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल तो 2 AMU इनटू ये 0 0 चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा 4/3। तो देखो AMU AMU कैंसल आउट हो जाएगा, रेशियो में है। अगर अकेला बोलता ना तो हम लोग रखेंगे इसका भी वैल्यू, लेकिन रेशियो में ना तो इसलिए कैंसल आउट हो गया। ठीक, तो ये कुछ गया क्या, 2 दूनी 4, तो ऊपर आ रहा है 8, तो √8 बटे कितना 3, जो भी आ रहा है बेटा रहने दो ना, यही रेशियो यही √8:√3 खत्म, यही आंसर है √8/3। पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना, सिंपल 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 सिर्फ फॉर्मूला है, कोई टेंशन ही नहीं है भाई। अब देखो एक नया कॉन्सेप्ट हमसे पूछता है, अक्सर सवाल जब पढ़ोगे ना डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर में, तो एक सवाल दर्शन देगा जो कि नीट में भी 3-4 बार पूछा, जेई में भी, मेंस में भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, आईआईटी में सब जगह। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन, एक ही क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रॉन के बारे में भी और फोटोन के बारे में, दोनों के बारे में दिया रहता है और पूछता है हमसे। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम क्या क्या जानते हैं वो देख लो जरा। इसको तो मिटा देना चाहिए, इसका तो अभी हमें जरूरत नहीं है 5th का, इसको भी मिटा देता हूं। देखो जरा, समझो क्या है। हाँ, इलेक्ट्रॉन का हम जानते हैं कि भैया इसका रेस्ट मास होता है, यानी कि अगर कहीं इलेक्ट्रॉन है, अगर कहीं इलेक्ट्रॉन ऐसे है तो ठीक है रेस्ट में है, तो इसका मास है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो मैं ये लिख रहा हूं बेटा अपनी तरह से आप लोग को बता रहा हूं। सो इन एवरी फॉर्मूलास, कुछ भी अगर लिख रहा हो ना मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी या डी ब्रॉय वेवलेंथ का, उसमें m कैन बी प्रेजेंट, क्योंकि सच में उसका मास होता है, रेस्ट मास है 9.1 × 10⁻31 kg। तो देखो मान लो मोमेंटम अगर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का कि यानी v वेलोसिटी से ऐसे चल रहा है, तो क्या लिखोगे, मास इंटू वेलोसिटी, सही है, ये सही है। काइनेटिक एनर्जी लिखोगे 12mv², सही है। वेवलेंथ लिखोगे h/m × v h/p, क्या है, सही है। लेकिन जैसे ही फोटोन्स में हम आते हैं ना तो बोलते हैं पता है क्या, इट हैज नो रेस्ट मास, इट हैज नो रेस्ट मास। सो इन एवरी फॉर्मूला, सो इन एवरी फॉर्मूला नो m शुड बी प्रेजेंट, शुड बी प्रेजेंट। बड़ा काम वाला चीज लिख रहा हूं दिमाग में बैठाने के लिए जबरदस्त तरीके से, कि कोई भी फॉर्मूला लिख रहे हो इन तीनों में ना तो उसमें भैया m दिखाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसका रेस्ट मास होता ही नहीं है भाई साहब, ये हमेशा चलते ही रहता है। और ऐसा ही एक इंसान को होना चाहिए, हमेशा चलते ही रहो। नीचे आएंगे ऊपर आएंगे, जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते रहते हैं ना, बहुत फेलियर्स हाथ लगता है भैया, हर दिन फेलियर ही हाथ लगता है। सक्सेस तो पता नहीं भी चलता है कि दिन भर में कितना सेकंड के लिए कुछ आए, सेकंड के लिए का दो चीज में खुशी होता है तो होता है, बाकी प्रॉब्लम से ही जिंदगी में है। तो ये है जो भी है ना, चल रहा है। तो ये बोल रहा हूँ क्या कि फोटोन के जैसा बनो एकदम, है ना, हमेशा चलते रहो खतरनाक स्पीड से, ठीक है, सारे दुख धीरे धीरे गायब होगा जिंदगी का, टेंशन नहीं है। ये देखो, तो बोलते क्या मोमेंटम कैसे लिखोगे भाई, तो बोले कि देखो फोटोन है, मास ये चलता है स्पीड ऑफ लाइट से, मोमेंटम क्या लिखोगे, क्या मास इंटू वेलोसिटी, गलत, नहीं लिख सकते हैं भैया, इसमें m नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। तो मोमेंटम लिखोगे कैसे, तो मोमेंटम जैसा लिखेंगे p = p ये चलेगा, ये सही है, ये गलत है, m नहीं दिखना चाहिए। अभी बताता हूँ एक एक करके। काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे, तो बोले काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे, 12mv², गलत, नहीं लिख सकते हम। बोले मास प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो लिखोगे कैसे, तो बोले कि इस फोटोन के लिए ना दो ही एक्सप्रेशन बेटा हम यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट दिमाग में बैठा लो। एक तो E होता क्या है, देखो जरा, पीसी याद है बताएं, फोटोन का मतलब आइंस्टीन का दिमाग पर्सनल कंप्यूटर जैसा चलता है, बस एक ये डायरेक्ट, जैसे ही फोटोन बोले ना भैया आइंस्टीन का दिमाग पीसी जैसा चलता है। ये एनर्जी है, ये मोमेंटम है, तो एनर्जी और मोमेंटम के बीच में एक रिलेशन होता है। दूसरा हमें समझ में आता है E = hν या फिर बोलो hc/λ, बस यही दोनों है, और कोई फॉर्मूला फोटोन के लिए हम नहीं लगाते हैं, बस सब कुछ यही है सब कुछ। देखो कैसे, मोमेंटम को मोमेंटम लिखोगे तो या p को क्या लिख दोगे, E/c, क्योंकि E = पीसी होता है, तो p बराबर क्या, E/c। काइनेटिक एनर्जी लिखना है, यानी एनर्जी आपको लिखना है ऑफ फोटोन, तो एनर्जी ऑफ द फोटोन होता कैसे, hν या फिर hc/λ या फिर E = pc। यानी अगर आपको एनर्जी लिखना ही है भैया, काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, बेसिकली फोटोन है, चल रहा है कुछ स्पीड से, तो उसके पास एनर्जी है, तो एनर्जी कैसे लिखना है, तो ये एनर्जी बोलेंगे क्या, hν या hc/λ या फिर E = pc, जो लिखना है, लेकिन लिखो ऐसे ही लिखो, ये हो गया। लिखना को कैसे,
अच्छा, वेवलेंथ कैसे लिखा जाए भाई? फोटोन है, बहुत स्पीड से चल रहा है, इसके पास वेव नेचर है। हाउ टू राइट वेवलेंथ? तो वेवलेंथ देखो कहां पर दिख रहा है, E इक्वल टू एच सी बटे लैम्डा होता है, तो लैम्डा आ जाएगा एच सी बटे, यहां से लिखेंगे। कैसे? मैं लिख करके दिखाता हूं, देखो कैसे लिखोगे डी ब्रॉय वेवलेंथ। देखना, फोर्थ, डी ब्रॉय वेवलेंथ हमें लिखना है। हमें पता है कि भैया एच बटे क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, लिख दिए। लेकिन दिस कैन नॉट बी रिटन फॉर फोटोन, तो भैया हम क्या करते हैं, मास इंटू वेलोसिटी को कर देते हैं मोमेंटम। हाँ, दिस कैन बी रिटन, बोले ना मास दिखाई नहीं देना चाहिए फोटोन का, तो भैया ये लिख सकते हैं। अब वो पी कैसे लिखोगे, तो पी लिखेंगे क्या, ई बटे सी, तो ये हो जाएगा ई बटे सी हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू पीसी 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 पीसी, सी चला जाएगा ऊपर, तो एच सी बटे ई हो जाएगा। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। बेटा फोटोन का वेवलेंथ कितना होता है, एच सी बटे ई। डी ब्रॉय वेवलेंथ है ये, क्या है ये, डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ फोटोन। पता चला कैसे लिख रहे हैं? सिर्फ कोई भी फॉर्मूला आप लिख रहे हो तो उसके अंदर मास नहीं होना चाहिए, खत्म, बाकी सब ठीक है। तो देखो ये जो फॉर्मूला है, गौर करके देखो, E इक्वल टू एच सी बटे लैम्डा ही तो है। क्या है ये भाई, हमने ये डी ब्रॉय का जो वेवलेंथ का फॉर्मूला है वहां से करके लाया, लेकिन दुनिया गोल है। इट इज क्या, इट इज E इक्वल टू एच सी बटे लैम्डा। देख लो जरा गौर करके, हैंस लैम्डा बराबर एच सी बटे ई है, यानी दुनिया गोल है भैया, फॉर्मूला वही रहेगा, इक्वल टू एच सी बटे लैम्डा या E इक्वल टू पीसी पीसी फोटोन्स के लिए। समझ में आ गया बढ़िया से ना? अब इस पर देखो फॉर्मूलास कैसे सेट करके क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और फोटोन्स पर। ये देखो जरा कि एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड ए फोटोन हैव सेम एनर्जी E। देखो गौर करके, इलेक्ट्रॉन का मास बोल दिया कि m है और इसके पास जो एनर्जी एसोसिएटेड है वो है E, और फोटोन का मास नहीं बोला क्योंकि भैया फोटोन का मास होता ही नहीं है, डायरेक्ट वो चलते ही रहता है, उसके पास एनर्जी हो जाता है E। बोलता है रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ देम इज क्या, यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ या डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन का रेशियो बताओ कि क्या होगा। ऑप्शन है ऐसा। तो देखो क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम बोले लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बटे एनर्जी दोनों का सेम देके रखा है, तो इसका एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी वाला एक्सप्रेशन। इससे पता चलता है कि h बटे अंडर रूट 2m ई लिख देंगे, तो देखो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। एनर्जी दे करके रखा है तो एनर्जी वाला एक्सप्रेशन लिखो, क्योंकि हम बहुत सारे फॉर्मूलेस जानते हैं लिखने के लिए ना, स्पीड, मोमेंटम, एनर्जी, पोटेंशियल, टेम्परेचर, सब कुछ। और फोटोन का वेवलेंथ अगर हमें लिखना हो किसके टर्म्स में, एनर्जी के टर्म्स में, तो E इक्वल टू एच सी बटे लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू एच सी बटे ई हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 2, खत्म। इसको डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। फोटोन के फॉर्मूला में m नहीं दिखना चाहिए और इलेक्ट्रॉन वाला में दिखना चाहिए, यह है कोडिंग ट्रिक। लिख देते हैं, तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय लैम्डा ऑफ फोटोन क्या होगा भाई, तो बोले h बटे अंडर रूट 2m ई भागा एच सी बटे ई। देखो एच चला गया, ई चला जाएगा ऊपर, किधर चला जाएगा, ई सबसे नीचे ऊपर, तो सबसे ऊपर चला गया, देखो कितना, ई डिवाइड बाय अंडर रूट 2m ई। बेटा देखो जरा, सबसे ई जो नीचे था ना वो ऊपर चला गया, ठीक है। एक सी है यहाँ पर, यानी कि 1 बटे सी एक अलग से रहेगा। एक सेकेंड, ऐसा सी नीचे तो रहेगा, ऐसा आ रहा है। तो हमको देखो है ना इस तरह से, अब आंसर आ चुका है, लेकिन क्या ना थोड़ा सा सेटिंग वेटिंग कर करके जो है, देखो पावर हाफ 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 करके लिखा हुआ, कोई बात नहीं, तो और थोड़ा सा अभी तो सॉल्व होगा ये। 1 बटे सी, देखो ई ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन रूट के अंदर, तो बोले तुम रूट के अंदर आ जाओ, तो अगर रूट के अंदर आओगे तो तुम ई स्क्वायर हो जाओगे, और ये क्या है, तो ये है 2m ई, तो ई चला गया, यानी कि 1 बटे सी, एक ई ऊपर बच रहा है और नीचे क्या बचेगा, 2m, यानी लिखा कैसे जाए, तो बोले 1 बटे सी ई बटे 2m का भागा, मतलब पावर कितना, हाफ आ जाएगा। दिस इज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय वेवलेंथ ऑफ फोटोन। तो ये आंसर हो गया। ये नीट में पूछा हुआ, जेई में पूछा हुआ, इसी तरह से घुमा घुमा कर करके बहुत बार। 1 बटे सी ई बटे 2m के पावर हाफ, कोई दिख रहा है क्या, देखो 1 बटे सी ई बटे 2m के पावर, यहाँ यही ऑप्शन नंबर सी ही नजर आ जाएगा, देख लो जरा।
तो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि भैया इलेक्ट्रॉन और फोटोन के सवाल को ना हम लोग सॉल्व करते कैसे हैं। नहीं ये मतलब कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो गया। नेक्स्ट देखो किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं कि परसेंटेज चेंज इन डी ब्रॉय वेवलेंथ क्या होता है। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ का जनरली दो फॉर्मूला पर सबसे ज्यादा सवाल पूछा हुआ है। एक है कि लैम्डा इक्वल टू एच बटे एम वी को पी लिखते हैं तो इससे सवाल पूछा जाता है, और दूसरा हमसे पूछा जाता है लैम्डा इक्वल टू एच बटे अंडर रूट 2m के कि काइनेटिक एनर्जी में मान लो कुछ चेंज किए तो बताओ वेवलेंथ में कितना परसेंटेज चेंज हुआ। एक है मोमेंटम में चेंज करेंगे कुछ तो बताओ कि वेवलेंथ में कितना चेंज हुआ। ठीक है, तो देखते हैं केस 1 बेस्ड ऑन लैम्डा इक्वल टू एच बटे पी। भाई सवाल कैसे सॉल्व किया जाए, तो बोले देखो लैम्डा इक्वल टू होता है एच बटे पी। तो यहाँ पर ना हम लोग करते क्या है कि वी यूज एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन। एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन, तो एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन देखो मैंने पढ़ाया है आप लोग को। जिन भी बच्चों को पढ़ना हो कृपया करके यूट्यूब में बेटा टाइप कर लेना एरर्स फिजिक्स लिंक्स लिख लेना है। यूट्यूब में पूरा कंप्लीट वीडियो आएगा, अच्छे से डिटेल में हमने पढ़ा कि एरर्स हम लोग कैसे लगाते हैं। तो देखो क्या है, हमें पता है कि अगर मोमेंटम बढ़ाएंगे ना तो वेवलेंथ घटेगा, यानी एक बढ़ाओ तो दूसरा घटेगा। लिखते कैसे इन टर्म्स ऑफ इतना, तो एक तो हो जाता है मान लो कि वेवलेंथ ऐसा है लैम्डा इक्वल टू, ध्यान से देखना कैसे लिख रहा हूँ एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन। लैम्डा इक्वल टू एच है और ये पी को ऊपर लेके चले जाओ तो पी के पार कितना आ जाएगा -1 लिख देंगे। उसके बाद डायरेक्ट परसेंटेज एरर लिखता हूँ कि कितना परसेंटेज है। तो लैम्डा में कैसे लिखते हैं कि फ्रैक्शनल जो होता है, ठीक है, फ्रैक्शनल एरर इन वेवलेंथ इनटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज हो जाएगा, है ना। तो डेल्टा लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा इनटू 100 यही कहलाता है क्या परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ या परसेंटेज एरर इन वेवलेंथ, ऐसे करके। तो कितना चेंज होगा परसेंटेज पता चल गया। जैसे हम लोग को नहीं बोर्ड्स में मार्क्स आता है तो टोटल 500 में मान लो मेरे को 400 नंबर आया, तो बोलते हैं कि परसेंट कितना आया, तो बोलते हैं जितना आया डिवाइड बाय टोटल इनटू 100 तब परसेंटेज होता है। तो बोलते हैं हम क्या बोले यहाँ आया नहीं, परसेंटेज चेंज कितना हुआ वेवलेंथ, तो चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल वेवलेंथ इनटू 100, एकदम सिंपल है ना ये। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जो ये क्वांटिटी सब हो ना उसके पावर में क्या लिखा वो देखो, पावर में 1 है ना तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स डेल्टा एच बटे एच इंटू 100 प्लस, देखो पावर कितना -1 तो ये हो जाएगा -1 इंटू पी अकेला है ना तो डेल्टा पी डिवाइड बाई पी इंटू 100, ऐसे सॉल्व करते हैं। सिंस एच जो है ना वो है कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, तो डेल्टा एच करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। जब कांस्टेंट है तो उसमें तो चेंज होगा ही नहीं, तो ये तो कहानी खत्म हो गया। हेंस डेल्टा लैम्डा बटे लैम्डा इंटू 100 विल बी इक्वल टू, देखो माइनस टाइम्स कितना डेल्टा पी बटे पी अगुना 100 हो जाएगा, ऐसे। तो ये होता है सवाल को सॉल्व करने का तरीका। परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम बोलेगा ये है तो बताओ कि वेवलेंथ में क्या है। एकदम बहुत बार सवाल पूछा है परसेंटेज चेंज मोमेंटम 4% है तो बताओ कि इसमें कितना होगा, तो -4 हो गया। माइनस बताएगा कि ये इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। अगर ये इंक्रीज करेगा तो वेवलेंथ डिक्रीज करेगा क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है, अगर ये डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा। रेसिप्रोकल देखो इन्वर्स रिलेशन है। अब देखो कि अच्छा सवाल जो पूछा वो बताता हूँ। When the momentum of a proton is changed by an amount p naught, यानी मोमेंटम चेंज्ड बाई अमाउंट पी नॉट का मतलब क्या हुआ कि इनिशियली कुछ था फाइनली कुछ हो गया। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, वो दिया हुआ किसके बराबर, पी नॉट के बराबर। यानी गिवन क्या है भाई वो देखो जरा, गिवन क्या है, इनिशियली मोमेंटम कुछ होगा, फाइनल मोमेंटम भी कुछ होगा। चेंज का मतलब होता है डेल्टा पी, ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, और लिखा है कि मोमेंटम इज चेंज्ड बाय एन अमाउंट पी नॉट, यानी कि ये किसके बराबर दे के रखा है भैया, पी नॉट के बराबर दे के रखा है। बोलता है क्या, द कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन द डी ब्रॉय वेवलेंथ इज फाउंड टू बी 0.25%। परसेंटेज यानी कि गिवन क्या है कि चेंज इन वेवलेंथ, तो डेल्टा लैम्डा बटे लैम्डा इंटू 100, इसका आंसर दे के रखा है कितना 0.25। ध्यान देना, बोलोगे आंसर परसेंटेज है तो इतना बराबर परसेंट भी यहां लिखना चाहिए ना, नहीं बेटा ये है ना। देखो परसेंटेज, जैसे मैं बोलूँ ना आपको बोर्ड में कितना परसेंटेज मार्क्स आया, मान लो आपको 80% आया, तो जब हम बोलते हैं ना कि आपको कितना परसेंटेज मार्क्स आया तो आप 80% मत बोलो, वो गलत है। बोल देते हैं हम लोग कितना बोर्ड में परसेंटेज आया 80%। भाई हमने तो परसेंटेज ऑलरेडी आपसे पूछा, परसेंटेज कितना, आप भी परसेंट बोल रहे हो, तो मैंने पूछा कितना परसेंट, आप भी बोले 80%, परसेंट कैंसिल आउट हो गया है ना। तो वो नहीं, हम बोलते कितना परसेंट आया तो आप सिर्फ 80 बोलो, बस 80 खत्म। अंडरस्टूड है कि वो 80% है वो।
तो वही चीज है कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ, वो 0.25% बोला है, इसका मतलब परसेंटेज चेंज वेवलेंथ कितना है 0.25 बोलो बस, अंडरस्टूड, ये परसेंटेज। नहीं तो फिर परसेंट लगाओगे बटे 100 करोगे, सब गड़बड़ हो गया कहानी। तो इसका मतलब है ये, तो ये हो जाएगा 0.25 का मतलब 25 बटे 100, जो कि आ जाएगा 1/4, यानी कि डेल्टा लैम्डा बटे लैम्डा इंटू 100 का वैल्यू गिवन है कितना 1/4। तो बस रख देते हैं। पूछता क्या है, फाइंड द ओरिजिनल मोमेंटम ऑफ द प्रोटॉन कितना है। ओरिजिनल का मतलब इनिशियली बताओ कि कितना है। तो सब्स्टिट्यूट कर लो यहां पर, देखो तो डेल्टा लैम्डा बटे लैम्डा इंटू 100, सॉरी अब तो वैल्यू गिवन है, कितना है इसका आंसर देखो 1/4। तो ये 1/4 इक्वल टू माइनस टाइम्स चेंज है पी नॉट, इनिशियल कितना है हमें नहीं पता, इंटू 100। यहां से हमें इनिशियल मोमेंटम निकल जाएगा, ठीक। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, ये हो जाएगा पी आई, ध्यान से देखना पी आई और 4 उधर मल्टीप्लाई हो गया, तो 400 टाइम्स कितना हो जाएगा पी नॉट माइनस, तो मैग्नीट्यूड से बताओ कि इनिशियल मोमेंटम कितना था, तो ये हो जाएगा 400 कितना पी नॉट। माइनस साइन बता रहा है कि इंक्रीज करेगा तो डिक्रीज करेगा वो वाला, ठीक। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 400 पी नॉट, तो यही आंसर है हमारा। समझ में आया। अब यही कॉन्सेप्ट पर सिंस डी ब्रॉय वेवलेंथ इज आल्सो गिवन बाय h इक्वल टू √2m सवाल बोलता है इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय 8% तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन डी ब्रॉय वेवलेंथ। तो बोलेंगे देख लो जरा, तो देखो यहां पर लैम्डा इक्वल टू h बटे √2m जो ke है, इसमें h 2 और m ये सब कैसा है कांस्टेंट है, तो हम लोग इसका कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें तो चेंज 0 हो जाएगा। तो भाई सीधा सीधी बोलो कि वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर काइनेटिक एनर्जी हुआ। इसका मतलब कि वेवलेंथ ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के पावर हाफ, ऊपर हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी के पावर कितना हो जाएगा -½ हो जाएगा। बस हमारे काम का इतना ही है। इट मीन्स कि डायरेक्ट लिखे डेल्टा लैम्डा बटे लैम्डा इंटू 100 जो हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर -½ है ना, तो -½ आ जाएगा आगे। उसके बाद डेल्टा के ई डिवाइडेड बाई ओरिजिनल के ई इंटू 100 ये हो जाएगा कि इसमें कितना परसेंटेज, इसमें कितना परसेंटेज चेंज हुआ, खत्म। जो पावर रहता है वो किधर आ जाता है, आगे की ओर। इसका मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो भैया ये वाला घटेगा क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है, और हमें भी पता है इन्वर्स रिलेशन है। तो देखो इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाई 8% यानी इसका वैल्यू कितना गिवन है 8, तो ये हो जाएगा -1/2 इंटू क्या है 8%, नहीं लिखना है ध्यान देना है, परसेंटेज का ही फॉर्मूला है ये, तो ये कितना है 8, तो 2 4 जा 8 यानी कि -4 हो जाएगा। तो डेल्टा लैम्डा बटे लैम्डा इंटू 100, ठीक है, कितना आ गया -4 यानी कि 4%। आंसर अगर लिखना होगा तो बोले कि वेवलेंथ डिक्रीजेस बाई 4%। तो आंसर कैसे लिखोगे, दैट इज लैम्डा डिक्रीजेस बाई कितना 4%, क्योंकि ऐसे ना ऑप्शन में लिखा रहता है कि वेवलेंथ इंक्रीजेस बाई 4%, डिक्रीजेस बाई 4%, इंक्रीज बाई 2%, डिक्रीज बाई 2% है, तो क्या देंगे ना। अब यही चीज डिक्रीज में भी और इंक्रीज दोनों में लिखा रहे तो प्रॉब्लम में फंसेंगे, माइनस बताएगा कि हमें क्या टिक करना है। तो यहीं पर बेटा डी ब्रॉय वेवलेंथ का कहानी होता है समाप्त, और हमारा खत्म होता है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का लेक्चर, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो, इसके बाद हम लोग मिलेंगे एटम्स चैप्टर में। थैंक यू।